हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो लाइट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। और ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है जिसमें बच्चों ने अभी तक क्या पता पढ़ा है नहीं पढ़ा है या फिर कुछ ना कुछ बैकलॉग हो गया है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल ये वीडियो रहने वाली है। तो आइए, अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मैं आज कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे लाइट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। लाइट के बारे में आप जानते हो कि जो भी अपनी लाइट है, जैसे सनलाइट है या फिर जो भी ये यहाँ पे लाइट लगी हुई है ना, ये दिख रही है ना आपको, ये लाइट, ये क्या है, लाइट एक तरह से, ठीक है। तो ये लाइट, इस लाइट की ही स्टडी करेंगे हम, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमें दिखाई क्यों देता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से, मतलब लाइट कहीं ना कहीं आके गिरती है और गिरने से कहीं ना कहीं जाके रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए तो ये दीवारें वीवारें सब क्या होती है, हमें दिखाई दे रही होती है, ध्यान रखना। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो क्या रहने वाला बेटा, लाइट, ठीक है, ओके। तो आ जाओ, सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ लाइट, ठीक है। तो लाइट इज एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना, प्रोड्यूस विद द सेंसेशन ऑफ विजन, ध्यान रखना, है ना। ये सेंसेशन है, क्या है, सेंसेशन ऑफ विजन, ध्यान रखना, देखने की हमारी एक सेंसेशन है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, लाइट हमेशा क्या रहती है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ठीक है, ठीक है। ये लाइट क्या रहती है हमारी, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, मतलब एकदम सीधी सीधी चलती है, ध्यान रखना, ठीक है। और उसी की वजह से उसमें हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बारे में क्या होता है, ध्यान रखना, है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है एक तरह से, उसके बारे में हम देखेंगे। रिफ्लेक्शन में जब भी कोई लाइट आती है, ध्यान रखना, किसी भी सरफेस पे टकराती है ना, तो वो जब इनकमिंग आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, है ना। और जब लाइट जा रही होती है, ठीक है, तो उस लाइट को क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। और इस सरफेस के, ये आपका सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है ना, उसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो ये है रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना। अब इस रिफ्लेक्शन में भी ऐसा होता है भाई, जितना एंगल बनाती है ना इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ, किसके साथ, नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है ना, उतना ही एंगल क्या होता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान रखना। और जो जितना एंगल बनाती है हमारी रे नॉर्मल के साथ, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, ध्यान रखना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आई और आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं लॉज इसी रिफ्लेक्शन के। जो ये रिफ्लेक्शन आपने देखा ना कि आपकी कोई लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, नॉर्मल के साथ आई और आर एंगल बना रही है ना, इसको तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन, कि कोई भी लाइट आई के रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक है। अब इसमें आई और आर, तो ये हमारी बेसिक थ्योरम है, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन में इंसिडेंस आती है, रिफ्लेक्टेड रेज आती है, ठीक। ये हमारा सिंपल बेसिक हो गया। अब देखो यहाँ पे इसके जो लॉज है उनके बारे में देखते हैं हम। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसमें फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना, मतलब आई बराबर आर होता है, ध्यान रखना, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि आई आर और एन, ये अपना नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों है ना एक प्लेन में रहने वाला है, मतलब लाइट आपकी इस तरीके से है ना और ये आपका नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही जाएगी, मतलब इस प्लेन में रहेंगी, ध्यान रखना, वो तीनों के तीनों इस प्लेन में रहने वाले हैं। तो इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों के तीनों किस में लाई करते हैं, इन्हें सेम प्लेन में, ध्यान रखना। ये अपना रूल नंबर 2 हो गया, ओके, समझ गए, वेरी गुड। चलो आगे। अब आता है रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो टाइप के पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और एक इर्रेगुलर। तो रेगुलर में क्या होता है बेटा, रेगुलर में एकदम पैरेलल लाइंस आती है ना, सरफेस एकदम पूरा फ्लैट होता है और फिर रिफ्लेक्ट होकर जाती है, तब भी वो पैरेलल ही जाती है, ध्यान रखना। तो ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, उसको बेटा क्या बोलेंगे, हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग थ्रू ए स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू एनी प्लेन ग्लास, है ना, स्टील वाटर, सब में ये होता है, ध्यान रखना, कि इसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल ही जाती है वापस, ठीक है। फिर दूसरा इर्रेगुलर, इर्रेगुलर में मतलब रफ सरफेस हो गई, हमारी दीवारें हो गई, पेपर हो गए, है ना, तो ये सब के सब क्या हो गया बेटा, रफ सरफेस होगी। तो रफ सरफेस से जाएंगी ना, जब भी इंसिडेंस आएगी तो पैरेलल आएगी, लेकिन जाते टाइम है ना इर्रेगुलर हो जाएगी, ध्यान रखना, इर्रेगुलर मतलब अलग अलग लाइंस में जाएगी, ओके, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे इर्रेगुलर ही जाती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, समझ गए, ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है। रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्क्रीट वॉल, है ना, रनिंग वाटर, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स, ओके। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में। किसके बारे में बेटा, प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लेन मिरर के बारे में। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। हमें पता है ना, हमारी एकदम इक्वल सेम साइज की प्लेन मिरर में ही शक्ल दिखती है ना,
कोई और मिरर होता है तो उसमें नहीं दिखती है, प्लेन मिरर में एकदम क्लियर दिखती है हमें, हमारी जैसा एक साइज का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है ना। तो सबसे पहला रूल तो इसमें यही ध्यान रखना कि आप अपना मिरर में अपनी शक्ल देख रहे हो या फिर आप ऑब्जेक्ट हो, आपकी इमेज बन रही है, तो वो इक्वल साइज, सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनाती है, ध्यान रखना, ठीक है। और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब, इरेक्ट और इन्वर्ट दो वर्ड आएंगे यहाँ पे। इरेक्ट का मतलब है सीधी, ये ऐसा है तो ऐसा ही इमेज बन रहा है, ठीक है। बट इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, ठीक है, मतलब उसकी इमेज उल्टी बने ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे ये सीधा है तो ये भी सीधा, इसका ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी सीधी बन रही है, ठीक है। तो ये इरेक्ट बनता है और सेम साइज का बनता है, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन होता है हमारा प्लेन मिरर में। एक पॉइंट याद रह जाएगा आपका, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपका कि इमेज एट अ सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। मतलब ये मान लो ये मिरर है ना और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से जितनी डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस होगी इमेज की, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से ऑब्जेक्ट की रहेगी। ये जो दोनों डिस्टेंसेज है ना, ये इक्वल रहने वाली है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। ये मिरर है एक, इसके सामने एक ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज बन रही है ना, तो ये इक्वल डिस्टेंस होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा देखो यहाँ पे लिटरली इन्वर्टेड होती है, ये भी चीज ध्यान रखना आपको प्लेन मिरर में। एक तो सेम साइज और इरेक्ट का हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा इक्वल डिस्टेंस हो गया, सरफेस से मिरर से डिस्टेंसेस इक्वल होती है। तीसरा पॉइंट आ गया हमारा लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब है मैं ऐसे राइट करूंगा ना तो वो उधर की साइड ऐसे कर रहा होगा, लेफ्ट साइड में दिखा रहा होगा, मतलब हमारा जो राइट है उसका लेफ्ट की तरफ रहता है ना। तो ये हम लिटरली इन्वर्टेड कि हमारी जो राइट साइड है वो उसकी लेफ्ट साइड है। मैं जैसे ऐसे खड़ा हूं ना तो मेरी इमेज कैसी मिलेगी वहां पे, जैसे मैं सामने मिरर के सामने खड़ा हूंगा और मैं इधर हाथ करूंगा ना तो वो मेरी तरफ देखती हुई इमेज मिलेगी मेरी, और ये वाला हाथ ऊपर कर रही होगी, ठीक है। तो लिटरली इन्वर्टेड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ये ऊपर कर रहा होगा तो ये ऊपर कर रहा होगा उसका, इसका जैसे ये कौन सा हुआ, इसका लेफ्ट है तो ये इधर वाला राइट ऊपर कर रहा होगा, समझ गए। तो इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो लिटरली इन्वर्टेड होती है, समझ गए। ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियरली ध्यान रहने चाहिए। चलो नेक्स्ट हम एक रोबोटिक स्टैंडिंग देखते हैं यहाँ पे, जो 8 मीटर अवे है, ये प्लेन मिरर है, इससे 8 मीटर दूर है ये, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिम, इट्स इमेज, इट्स फॉर्मेट, तो वो भी कितनी दूर पे बनेगी, 8 मीटर पे बनेगी, है ना, समझ गए। ये 8 मीटर डिस्टेंस में है तो इसकी इमेज भी 8 मीटर पे ही बनेगी, ओके। और टोटल दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 16, ओके। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन कर लोगे। लाइक मान लो वो 2 मीटर है ना, मूव हो गया, ये 2 मीटर मूव हो गया, तो इसका मिरर जो ये है उसका जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, वो भी क्या हो जाएगा बेटा 6, क्या वो भी 6 मीटर होगा, बिल्कुल 6 मीटर होगा, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस हो जाती है, ध्यान रखना। ये 2 मीटर इधर आया ना हमारा, ये 2 मीटर इधर आया तो वो भी 2 मीटर इधर आएगा, फिक्स है, उसका इमेज भी इधर आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब डिस्टेंसेस कितनी हो गई, अब 2 दोनों को माइनस करना है, 2 4 मीटर माइनस कर दो, तो पहले 8 थी, अब कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, 12 हो जाएगी, दोनों के बीच की, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। मिरर से अलग डिस्टेंस होती है, ध्यान रखना, वो बोलेगा इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो आप बता सकते हो वैसे, है ना। चलो नेक्स्ट, अब आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, पहले तो समझो। स्फेरिकल मिरर यहाँ पे 2 टाइप के पढ़ेंगे हम, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉन्केव कैसे बनता है, मान लो ये क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है, एक होलो स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है ना, एकदम होलो स्फीयर है। तो होलो स्फीयर में हम एक तरह से इसका कुछ पार्ट कट कर ले, या फिर एक साइड में पॉलिशिंग कर दे, एक साइड इसका कोई सा पार्ट कट कर ले, मान लो ऐसे, जैसे ये स्फीयर है और इसका मैंने ये पार्ट कट कर लिया ऐसे, इधर की साइड पॉलिशिंग कर ली, ठीक है, और ये अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी, ठीक है। तो ये कौन सा बना, कॉनकेव, है ना, क्योंकि पॉलिश्ड मैंने बाहर किया है, तो अंदर वाली साइड मेरी क्या बन गई, रिफ्लेक्टिंग बन गई। तो ये मेरा क्या हुआ, अंदर की साइड। तो इस वाले ऐसे मिरर को क्या बोलेंगे हम, इस वाले को बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मतलब केव, है ना, केव जैसे होती है ना, गुफा होती है, केव होती है, उस टाइप का बन गया, क्योंकि ये यूजफुल है हमारे लिए, इधर पॉलिशिंग कर दी हमने, तो इस टाइप का जब भी बने, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा कॉनकेव, ओके। और फिर इसी के बाद में यदि हमने अंदर की साइड वो कर दिया है, अंदर की साइड पॉलिशिंग कर दी है, ठीक है, अंदर की साइड ये देखो पॉलिशिंग कर दी है, तो बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग रहेगी हमारी, है ना। तो ऐसा मिरर कौन सा हो जाएगा हमारा, कॉन्वेक्स मिरर,
ठीक है, समझ में आया ना। इसके अंदर की साइड पॉलिशिंग कर देते हैं तो बाहर की साइड इस तरीके से, मतलब अंदर की साइड पॉलिशिंग कर दो तो इस साइड का हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहेगा तो इस ऐसा कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे तो इसमें दो पार्ट समझ में आया है हमें कि यहाँ पे इसको कट कर दे और अंदर की साइड पॉलिशिंग कर दे तो ये बना कॉन्वेक्स, और इसी में बाहर की साइड पॉलिशिंग कर दे और अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग रहे तो ये रहेगा हमारा कॉनकेव। समझ गए, ठीक है। इस तरीके के दोनों वो रहेंगे, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना और इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इधर ऑक्यूपाई सरफेस रहेगा, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और उधर ऑक्यूपाई सरफेस रहेगा। समझ गए। तो यहाँ पे रे इधर से आएगी, उधर से थोड़ी आ सकती है, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उधर ही आएगी सर, है ना। तो यहाँ पे सरफेस पे ऐसे पैरेलल रे जाती है तो ये क्या करता है, फैला देता है, कन्वर्ज कर मतलब डाइवर्ज कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, रेज को फैला देता है ना, जैसे रे आई तो उनको फैला देता है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। और इसके बाद में यदि आपकी रेज आ रही है और रे आने के बाद में रिफ्लेक्शन के बाद में एक जगह मिल जाए, ठीक है, ये देखो आपस एक जगह मिल गई ना, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है, इकट्ठा मतलब कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये सब की सब रेज को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ओके। चलो अब समझो इसमें देखो तो कॉमन टर्म्स, अब देखो इसमें कॉमन टर्म्स आती है। एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, ठीक है, और इसमें ये तो आपको पता है कि अंदर साइड पॉलिशिंग कर दिया तो ये कॉन्वेक्स बन गया, वो कॉनकेव बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरह से किसके पार्ट थे, स्फीयर के पार्ट थे ना। तो इनका जो सेंटर होगा, स्फीयर का जो सेंटर है वो ये जो आर्क में मैंने काटे है ना, ये मिरर बनाया है, यहाँ से तो काट के लाया हूं मैं, तो इसका जो सेंटर होगा वो इनका भी सेंटर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस सेंटर को क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखना। पहले तो सेंटर बोलेंगे फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ध्यान रखना। कौन सा हुआ, ये वाला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ध्यान रखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज ए सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो हमारा स्फीयर का जो सेंटर ना वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। फिर आता है पोल, तो पोल आता है हमारा जो भी मिरर वगैरह जो भी होता है उसका एकदम मिड पॉइंट, मतलब सेंटर और उसका जो मिड पॉइंट है ना मिरर का, वो हमारा पोल हो जाएगा, ध्यान रखना। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस का बीच का सेंटर, ठीक है, उसको पोल बोलेंगे। फिर प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, जो सेंटर को और पी को मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, इमेजिनरी लाइन होगी, वो हमारी क्या होगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ध्यान रखना। स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू द पोल एंड मिरर वाले, ठीक है। फिर आएगा रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो हमारी स्फीयर की जो रेडियस थी, ठीक है, वही रेडियस होगी, मतलब पी और सी के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, अब और टर्म्स हैं, जैसे कॉनकेव मिरर है तो कौन प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस किसके लिए, इसके लिए, कॉनकेव के लिए। तो कॉनकेव के लिए प्रिंसिपल फोकस किधर होगा, लगभग पी, और देखो ये सारी की सारी जो लाइंस आती है ना, सारी की सारी जो रेज आ रही है, सारी रेज आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी इसमें, देखो मान लो ये रेज आई, ठीक है। अब ये आने के बाद में ये कन्वर्जिंग है, कॉन्वेक्स क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, मतलब कन्वर्ज करेगा सब रेज को। तो जहां पे कन्वर्ज करे, जिस पॉइंट पे ये मिले, इंटरसेक्ट करे, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा, फोकस पॉइंट होगा, ध्यान रखना। A concave mirror, the reflecting rays meet at a point on the principal axis. This point is called focus of the concave mirror. Okay? वही बोला ना मैंने कि ये क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि सबकी सब रेज हमारी कन्वर्ज होकर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो हमारा फोकस पॉइंट होता है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस क्या रहेगा, देखो कॉन्वेक्स हमें पता है इस तरीके का रहेगा, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उधर पॉलिशिंग सरफेस, सेंटर अंदर की साइड, है ना, बिहाइंड द मिरर रहेगा सेंटर हमारा, ठीक है। तो इसमें ना ये हमारा पोल रहेगा, वो सेंटर रहेगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई हमारी। अब इसमें जो रेज आ रही है, अब रेज क्या, इसमें क्या होती है, रेज डाइवर्ज होती है, फैल जाती है ना, डाइवर्ज होगी, उसमें कन्वर्ज होती थी, इसमें डाइवर्ज होगी। तो पैरेलल रेज आई तो वो डाइवर्ज होगी ऐसे, है ना, मतलब इधर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये डाइवर्ज हुई। अब यहाँ पे ये तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो हमें इनको अपीयर करवाना पड़ेगा, तो मतलब पीछे बढ़ाएंगे हम रेज को, तो ये कहीं ना कहीं काटती हुई दिखाई देगी हमें, इंटरसेक्ट करेगी पीछे बढ़ाएंगे तो हम, ठीक है। तो अब ये इंटरसेक्ट की यहाँ पे,
तो इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट। मतलब इसमें अपीयर करवाना पड़ता है, हमें इंटरसेक्ट करवाने के लिए पीछे बढ़ाना पड़ता है रेज को, तब जाके होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे बेटा, reflecting rays does not meet at any point but appear to the come from a focus point on the principal axis that behind the mirror। तो इसमें behind the mirror होता है हमारा फोकस, और ये कभी मीट नहीं करती, बट इसको अपीयर करवाना पड़ता है, ऐसा लगता है कि फोकस से ही निकल के आ रही है, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। समझ गए? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी आपके लिए, ध्यान रखना। ओके चलो अब नेक्स्ट, ठीक है, इसको वर्चुअल फोकस बोलते हैं, इसको रियल फोकस भी बोलते हैं और इसको वर्चुअल फोकस बोलते हैं, क्योंकि वो तो रियल में मिल रहा है हमें इंटरसेक्टिंग करते हुए, बट ये अपीयर होता हुआ दिखाई देता है हमें, है ना, इसीलिए इनको रियल और वर्चुअल फोकस बोलते हैं। अच्छा फोकस लेंथ, फोकस लेंथ क्या होगी बेटा, फोकस जो लेंथ होगी वो देखो यहाँ से पोल से एफ के बीच, यहाँ पे पोल से एफ के बीच, तो ये होगी हमारी फोकस लेंथ, ध्यान रखना, ठीक है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, समझ गए, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगी हमारी फोकस। ओके चलो नेक्स्ट, ठीक है, और उस वाले में भी नीचे देखो दिख रहा है ना, ठीक है, ये वाली भी फोकस होती है, और इसमें ना ये लगभग इक्वल होती है, ध्यान रखना, ये भी एफ होती है, ये भी एफ होती है, इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि ये जो रेडियस है उसका हाफ कर दो, उसकी रेडियस का हाफ कर दो तो हमारी फोकस मिल जाती है, ठीक है। ये r/2, तो f = r/2 याद रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दे तो हमें फोकस लेंथ मिल जाती है। ओके चलो वेल डन, सारे टॉपिक्स आपको पता चल गए। अब चलो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर हु इज द रेडियस 32 सेंटीमीटर, है ना। तो आंसर सिंपल सा है, देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, तो आप समझ गए होंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है, तो हमें फोकस का अभी रिलेशन पता था, f = r/2 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, r/2 में मतलब 32.2, तो 16, तो 16 हमारा आंसर आ गया, तो ये हमारी फोकस लेंथ हो गई, समझ गए, वेल डन। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, फोकस लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसमें जस्ट उल्टा पूछ लिया मैंने, है ना, सिंपल, ये हमें क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है, तो हमें वापस रिलेशन पता है क्या होता है, f = r/2, तो f इस बार r दिया है, f पूछा है, मतलब f दिया है, r पूछा है, तो r = क्या हो जाएगा हमारा, r = क्या हो जाएगा 2 × f, तो 2 × f, f हमारा 20 है, 20 कर दो तो 40 आंसर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा 40। ओके वेल डन, यस ओके बच्चों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम, है ना, कि इसमें रे डायग्राम कैसे समझते हैं, कैसे करते हैं, तो आओ, ठीक है। तो रे डायग्राम के लिए देखो हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट होता है ना, वैसे उसकी इमेज होती है ना, यहाँ पे जैसे एक देख पा रहे होंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एक इमेज है ना, डॉग है, डॉग की इमेज है, तो इसका मतलब वहां पे अपने ऑब्जेक्ट से क्या होती है, रेज निकलती है, रेज निकलने के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में, वहां जहां पे इंटरसेक्ट हो रही होती है मिरर के अंदर, जहां पे इंटरसेक्ट हो रही होती है रेज, वहां पे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना। ओके तो आओ ये रे डायग्राम कैसे होता है, आओ समझो, वो ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, ये ध्यान रखना आपको, समझ गए, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। चलो तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय ए मेथड ऑफ कॉल्ड रे डायग्राम, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम, रे डायग्राम। तो आओ रे डायग्राम सीखेंगे इसमें। तो रे डायग्राम क्या है बेटा, ध्यान रखना, इट्स ए मेथड ऑफ द लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें हम पोजीशन, साइज और नेचर के बारे में हम बात करेंगे रे डायग्राम में, भाई ये डायग्राम वगैरह ये होते हैं, ये चीजें होती है हमारी, ठीक है। तो आओ सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है बेटा, ये सीधी की सीधी शक्ल बन रही है ना, इसका मतलब क्या है, कोई चम्मच के अंदर देख रहा है और इसकी खुद की इमेज बन रही है, समझ गए। चम्मच को हम उल्टी पकड़ के ऐसे देखते हैं ना, तो हमारी शक्ल सीधी बनती है ना, तो उसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज, ध्यान रखना, ठीक है। ये है मैग्नीफाइंग, है ना, मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज का मतलब हम छोटी सी इमेज को बहुत बड़ी इमेज दिखाई दे रही है हमें, तो ये कैसे दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये मैग्नीफाइड इमेज, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत बड़ी इमेज है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, इन्वर्टेड इमेज, है ना, हम सीधी करके चम्मच को देखते हैं ना तो हमारी उल्टी शक्ल दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि वो इन्वर्टेड हो रही है। तो ये इमेजेस है, इमेजेस के टाइप है, यहाँ पे बड़ी इमेज बनी, यहाँ पे इन्वर्टेड बनी, यहाँ पे इरेक्ट बनी, और यहाँ पे देखो ये है डिमिनिश्ड। डिमिनिश मतलब बहुत दूर का ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हमें छोटा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है,
कि आपकी इमेज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है और उल्टी भी हो सकती है। तो ये 4 टाइप के होते हैं आपके, है ना, ये चारों टाइप को आपको देखना है। अब आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहले बेसिक डायग्राम समझते हैं। स्केल लेना है अपने को, सीधी सीधी प्रिंसिपल एक्सिस खींच देनी है, ओके। देन उसके बाद में ये हुई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस मैंने 3 सेंटीमीटर पे ले लिया है, 3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक पोल रख दिया है, ठीक है, ये पोल है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम डी रख के हम एक वो बना लेते हैं, इसमें ऐसे आर्क खींच लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा, ये ध्यान रखना, ये मिरर का फॉर्मेशन हो गया हमारा। तो यहाँ पे पोल आ गया, पोल रख के पोल पे रखना है अपने को 90 डिग्री वाला, और ऐसे आर्क बना लेना है, ठीक है। और ये हमारा कॉनकेव मिरर बन गया है। इधर पॉलिशिंग करोगे तो क्या बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है। अब यहां से हमें देखना है कि क्या है क्या नहीं है ना, तो आगे की डिस्टेंसेस लेनी है। अब मान लो यहां से मैंने फोकस ले लिया कितना, 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पे ले लिया, ये आपका क्या है फोकस, यहां से स्केल पे 2 सेंटीमीटर दूर पे जाके लिया मैंने, ठीक है। तो अब मेरा क्या आ जाएगा, 2 और 2 + 2 कितना, 4 पे आएगा, तो 4 पे मेरा क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। तो ऐसे डिस्टेंसेस लेनी है आपको, ठीक है। तो ये मेरी डिस्टेंस आ गई। तो ध्यान रखना, मैंने स्केल रखी और कहां से मैं मेजर कर रहा हूं, पोल से मेजर कर रहा हूं, है ना। देखो पहले 2 रखा था, फिर 4 रखा मैंने, तो पहले F आ गया मेरा, फिर C आ गया मेरा, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर आगे रूल ऑफ मेकिंग रे डायग्राम, ठीक है। अब इसके रूल देखते हैं हम सबसे पहले। तो इसके 4 रूल होते हैं बेटा, ध्यान रखना। पहला रूल नंबर, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी रेज होगी ना, वो सबके सब यदि पैरेलल रेज आ रही है ना, तो वो कहां से जाएगी बेटा, फोकस से, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये रे आई और रे किधर से गई बेटा, सीधा फोकस से होती जा रही है, समझ गए ना। तो यहां से फोकस से जाएगी आपकी। उसके बाद में रूल नंबर 2 में क्या है बेटा, इसमें है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, मतलब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है ना, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, सेम पाथ, ध्यान रखना। इस रूल को बोलते हैं सेम पाथ। यदि पैरेलल आ रही है तो फोकस से, और सेंटर से आ रही है तो सेंटर से जाएगी। मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और रे ऐसे जा रही है, तो वो वापस आते टाइम कैसे आएगी, वापस इसी पाथ से आएगी, समझ गए। ऐसे गई और ऐसे ही वापस इसी पाथ से आ गई है आपके पास, ठीक है। तो ऐसा होगा, ठीक है। फिर रूल नंबर 3 क्या है, पासिंग थ्रू द फोकस कॉनकेव मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, है ना। तो देखो ये कोई फोकस से जा रही है ना, रे आपकी कोई फोकस से जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के टाइम एकदम पैरेलल चली जाएगी। यहां से आई, इंसिडेंस हुई, तो ये फोकस से आई ना, तो फोकस से आने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, याद रह जाएगा, ठीक है। और रूल नंबर 4, एक और रूल है कि यदि पोल पे जितना एंगल बनाती है ना, उतना एंगल ही सेम वापस जाते टाइम बनाती है। मतलब इधर पोल पे आ रही है और पोल पे जितना एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे ये एंगल कुछ बन रहा है आपका, ठीक है, आई, उतना ही एंगल आपका जाते टाइम रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी आपके लिए, ये ध्यान रखना है आपको। ये देखो, समझ गए, वेल डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे। अब है इसके चारों रूल, ध्यान रखना। पहला रूल तो अपना क्या था बेटा, कि पोल से जाएगी, मतलब पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। दूसरा रूल क्या था हमारा, सेंटर से जाएगी तो सेंटर से वापस आ जाएगी। और तीसरा रूल क्या था हमारा, कि ये इसमें इसके फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, है ना, ये था। और फोर्थ रूल क्या था हमारा, कि आपका सेंटर से इस पे पोल पे आ रही है तो पोल पे ही वापस जाएगी। ये था हमारे चारों रूल, समझ गए ना। अब आ जाओ आगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी। अब पहला केसेस पढ़ते हैं हम, कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पे बेटा, आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे है ना। इनफाइनाइट वाला तो पता ही आपको कि इनफाइनाइट वाला होता है तो फोकस पे बनती है हमारी, पैरेलल मान के चलते हैं। तो सबसे पहले बियॉन्ड द सी है आपका ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये देखो, ये मैं वही एग्जांपल्स वगैरह लेके चल रहा हूँ। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, तो इसमें रूल कौन कौन से लगा सकता हूँ, कोई भी चारों में से कोई भी 2 रूल लगा लो, क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कम से कम 2 रे की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। तो 2 रे लगाओ आराम से और वहां से करो। तो ये देखो, मैंने एक रे तो पैरेलल भेज दी, फोकस से गई, और एक फोकस से गई, ये एक फोकस से भेज रहा हूं मैं। तो ये इसमें क्या हो रहा है, ये फोकस से पैरेलल होती हुई जा रही है। तो इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है बेटा, यहाँ पे कर रही है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, इसी पॉइंट पे मेरी इमेज आ जाएगी। तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, सिंपल, समझ गए ना। तो यहाँ पे मेरा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब इसमें इसकी इमेज के बारे में क्या क्या डिटेल मिली हमें, देखो, ये बिटवीन द सी एंड एफ है, इमेज बिटवीन द सी एंड एफ है, बिल्कुल सही बात है, बिटवीन द सी एंड एफ है। क्यों, क्योंकि बियॉन्ड द सी रहता है तो हमारा ऑब्जेक्ट
इधर रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। और कैसी है, रियल है। रियल का मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज एक साइड होते हैं मिरर में, इसको हम यहाँ पे स्क्रीन लगा के यहाँ पे पता कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं एक तरह से, तो वो रियल इमेज है एक तरह से, ध्यान रखना। और यदि उसको जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे इसके पीछे बनती कोई इमेज, तो वो कौन सी होती, वो होती वर्चुअल इमेज। ओके, तो यहाँ पे रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है ना, इन्वर्टेड है, और सी और एफ के बीच में है, और डिमिनिश्ड है मतलब छोटी है। यहां से यहां तक के बीच में जो भी इमेजेस बनती है ना वो छोटी बनती है, यहाँ पे एकदम इक्वल साइज बनती है, फिर आगे बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो ऐसे समझ में आया। अब मान लो सी पे ही है आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो सी पर है, तो यहाँ वापस वही केस लिया हमने और यहाँ पे सी पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो सी से एक रे मैंने पैरेलल भेजी और वो फोकस से चली गई, दूसरी रे में फोकस से भेज रहा हूं और पैरेलल हो जाएगी वो, ये देखो पैरेलल हो गई। तो मेरी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों रेज का वो यहां पर है, ध्यान रखना, तो यहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। और इस केस में ऐसा देखा गया कि इक्वल साइज की बनती है इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल साइज के बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एट सी पर रियल और इन्वर्टेड, ध्यान रखना, समझे, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और सेम साइज मतलब ये 2 सेंटीमीटर का ना, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, इक्वल साइज की बनती है, लेकिन उल्टी बनती है ना, ध्यान रखना। और सेंटर पे बनती है, ये भी है, ध्यान रखना, ये सेंटर पे ही बनती है, इसका यहाँ का फिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सी और एफ के बीच में हो, तो भाई सी और एफ के बीच में मतलब इमेज आपकी इधर आती जा रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, वही वापस एग्जांपल लेंगे हम, है ना, और ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो इस बार है ना वापस पैरेलल लाइन गई, ऐसे पैरेलल लाइन की, तो वो कैसे जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद में उससे फोकस से जाएगी। और एक रूल और लगा दो, चाहे फोकस का लगा दो चाहे पोल का लगा दो, मैंने फोकस का लगा दिया कि फोकस से जरिए कोई रे, तो वो पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल होके किधर ना किधर तो इंटरसेक्ट करेगी आपकी, तो ये यहाँ पे कर रही है, मतलब आप बियॉन्ड द सी कर रही है एक तरह से। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया आपका, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, तो इसकी आप बना सकते हो, इमेज बनाओगे तो उल्टी बनेगी और थोड़ी बड़ी बनेगी, ध्यान रखना। यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे कहते इक्वल साइज की बन रही थी, इससे पहले था तो छोटी बन रही थी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आया इमेज आपकी इधर जाती रहती है, सेंटर पे सेंटर का इक्वल बन जाती है, सेंटर से आगे निकलते ही आपका इमेज है वो बड़ी बनती जाती है, यहां से बड़ी बनती जाएगी ऐसे ऐसे, समझ गए, वेल डन, ठीक है। तो ये बियॉन्ड सी बनेगी, बड़ी साइज की बनेगी, है ना, और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब बिग साइज। ओके, चलो भाई नेक्स्ट, अब आ गया फोकस पे। मान लो ये फोकस पे आ गया, है ना, आपका ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चलते चलते फोकस पे आ गया है, तो अब फोकस पे वही वापस रूल लगा दो। एक रूल तो हमारा पैरेलल वाला, ये जो फोकस से जाएगा, दूसरा रूल हमारा, दूसरा रूल कहीं पे भी बना दो, मान लो ये सेंटर वाला लगा दो कि एक रे ऐसे गई तो वो वापस ऐसे जाएगी, सेंटर से होती हुई जाएगी। अरे सेंटर वाला रूल तो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो ना कि यहां से रे गई, इधर से रे गई, अभी रे गई है, ठीक है, अभी रे जा रही है सेंटर से होते हुए, है ना, तो वापस रिफ्लेक्शन के बाद में वो इधर से आएगी, है ना। तो ये कहां पे जा रही है, ये कहीं नहीं मिल रही, है ना, पैरेलल होते हुए जा रही है दोनों की दोनों। तो हम ऐसे बोल देते हैं जब पैरेलल रेज जाती है तो वो इन्फानाइट पे मिलती है ना, तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, एट इन्फानाइट पे, समझ गए। तो ये रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब है बहुत बड़ी इमेज बन रही है हमारी और इधर की साइड बन रही है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्टेड बोल रहे हैं, नीचे की तरफ बन रही है ना तो इन्वर्टेड बन रही है, ऐसा मान के चलते हैं हम, और ये रियल है। ओके, अब लास्ट केस P और F के बीच में आ गया, तो P और F के बीच में आ गया तो भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे आता हुआ जा रहा है, यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आते ही देखो ये यहाँ पे आया ना, अब इसका मतलब क्या है बेटा, ये यहाँ पे आ गया ना, तो अभी इसमें रेज कैसे भेजोगे, एक तो पैरेलल भेजोगे, है ना, तो ये इंटरसेक्ट मान लेते हैं, ऐसे इंटरसेक्ट करके नहीं जाती, बट मान लेते हैं कि इधर से जा रही है और जाएगी तो F से ही, फोकस से जाएगी वो, है ना। और एक दूसरी लाइन हम ऐसे भेज देते हैं कि उस पर भेज देते हैं, फोकस से भेज दो या फिर और कहीं से भेज दे दो, सेंटर से भेज दो, सेंटर से, ठीक है, सेंटर से भेजो, ऐसा सेंटर से भेजा, तो अब देखो ये इधर गई, तो ये रेज है ना कभी भी हमें इंटरसेक्टिंग करेगी नहीं, एक रे तो हम इसके फोकस से भेज दिए और एक सेंटर से भेज दिए, तो सेंटर वाली और ये कभी नहीं मिलेगी इधर, है ना, इधर की साइड है ना हमेशा ऐसे ओपन होती हुई जाएगी, तो इधर इंटरसेक्ट करेगी नहीं। तो अब इनको हम पीछे बढ़ाएंगे, फिर पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा इमेज मिल जाएगा, हमें पीछे की साइड मिलता है लास्ट वाले केस में, तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो अब इसमें इमेज क्या मिली हमारी, बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर मिली, वर्चुअल मिली, इरेक्ट मिली और मैग्नीफाइड मिली, समझ गए। ओके, वेल डन।
ये समझे ना? तो डायग्राम समझ गए ना कैसे कैसे रे डायग्राम बनाते हैं हम। ओके, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस के बारे में, इसके मिरर के बारे में ना, तो आज हम देखेंगे। अब देखो कॉन्केव मिरर क्या था हमारा, जिसमें हमें जो इमेज है वो एकदम फोकस से इधर की देखते हैं तो बड़ी आती है, और दूर वाली जो इमेजेस थी वो हमेशा उल्टी दिखती थी, है ना, इन्वर्टेड रहती थी। तो इसमें इसी ऐसे मिरर्स को क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्केव। ध्यान रखना, कॉन्केव के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें इन्वर्टेड इमेजेस बनती है, ठीक है। और ये है कॉन्वेक्स, है ना। कॉन्वेक्स में क्या होता है, इन दूर की इमेज में ना एकदम सीधी रहती है, इरेक्ट होती है, लेकिन छोटी भी होती है। देखो इसमें दिख रहा है ना, छोटी इमेज है। तो ऐसे दोनों टाइप्स मैंने बता दिए आपको। चलो ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे साइन कन्वेंशन से, साइन कन्वेंशन, और आज न्यूमेरिकल पार्ट रहने वाले हैं अपने को, ठीक है, क्योंकि मिरर में कौन कौन से अपने न्यूमेरिकल पार्ट। तो सर ने हमें एक साइन कन्वेंशन दिया। साइन कन्वेंशन के लिए हम सबसे पहले जैसे ग्राफ में मानते हैं वैसे ही मानेंगे। जैसे ग्राफ में आपके पास ओरिजिन होता है, एक्स वाई एक्सिस होती है, वैसे ही मान के चलना, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये प्लस है और ये माइनस की साइड है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे और ऊपर की साइड प्लस है और नीचे की साइड माइनस मान के चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ओरिजिन होता था ना, वहां पे अपना पोल को रखना है, ठीक है। और ये बिहाइंड द मिरर और ये फ्रंट ऑफ द मिरर ऐसे रहेंगी, ध्यान रखना। इसकी F और 2F ऐसे पोजीशन मान सकते हैं हम, ठीक है। और इसमें जैसे हमें इसमें रूल कैसे पढ़ेंगे, अब देखो इससे पहले वाले में क्या था, आपका जो मिरर था वो इस साइड था, तो इधर की साइड नेगेटिव जाता है हमारा, इधर की साइड पॉजिटिव। अभी ये कौन सा है, ये अपना कॉन्केव मिरर है, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखना। अंदर की साइड पॉलिशिंग है इसमें, ठीक है। रे आई और डाइवर्ज हो गई, देखो, ठीक है। तो ये अंदर की साइड लाइन है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो ये इसमें फोकस किधर हो गया, इधर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर है और फोकस भी इधर है, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। और इधर की साइड आपका यू वगैरह जो भी होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे इसका जस्ट अपोजिट एग्जांपल में देखूं, ठीक है, उस वाले एग्जांपल में क्या था हमारा, ऐसे कॉन्केव मिरर था, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में आपको पता है कि अंदर की साइड, केव वाली साइड में, मतलब इधर वाली साइड में आपका पॉलिशिंग साइड रहता है। तो मैं ओरिजिन मेरा पोल रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें फोकस इधर रहता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर रहती है। तो हम इधर देखो, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो इधर चलेंगे तो हम, ये हमारा एफ नेगेटिव है, ध्यान रखना, आर भी नेगेटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव है और फोकस भी नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कन्वेंशन है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, देखो, तो हम इसमें वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो इसको हम इसकी हाइट को क्या मानते हैं, प्लस पॉजिटिव मानते हैं, ध्यान रखना। और मान लो कोई इमेज यहाँ पे बन रही है, डाउन में बन रही है या इधर बन रही है, तो उसको हम, मान लो आपकी इमेज जो है वो इधर बन रही है, ठीक है। तो इधर जब इमेज बनेगी तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, इसकी जो हाइट है ना, हाइट ऑफ द इमेज, वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। लेकिन आपकी इमेज इधर बन रही है, डाउन में बन रही है, तो इमेज क्या रहेगी हमारी, नेगेटिव, ध्यान रखना। तो ये साइन कन्वेंशन है, ध्यान रखना कि आपको यू पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। वो अभी मैं बताऊंगा यू वी क्या है, बट ये साइन कन्वेंशन है, ध्यान रखना कि हम ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव, नीचे चलते हैं तो नेगेटिव, इधर चलते हैं तो पॉजिटिव, इधर चलते हैं तो नेगेटिव। ओके, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे, अब इसमें आता है सबसे पहले मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला के लिए आपको ये 3 डायमेंशन पता होनी चाहिए, यू वी एफ, ठीक है। तो यू क्या है बेटा, इमेज की डिस्टेंस, है ना, कहां से, पोल से, ध्यान रखना, ठीक है। और यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और एफ क्या है, फोकस लेंथ, ठीक है। और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी होता है यहाँ पे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब H2 अपॉन HO, ध्यान रखना। इसको हम HI भी बोल सकते हैं क्योंकि इमेज की हाइट है ना, तो HI अपॉन HO, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, अदरवाइज ध्यान रखना इमेज की साइज ऊपर रखते हैं, डाउन उसमें डिनोमिनेटर में कौन रखते हैं, ऑब्जेक्ट की साइज, ठीक है। ये याद रह जाएगा। तो मिरर का फॉर्मूला आपको H2 अपॉन H1 याद रखना है, ठीक है। और मिरर फॉर्मूला आपको याद रखना है तो UVF, तीनों के बारे में आपको पता है, डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकस लेंथ, ठीक है, ये तीनों है। और इन तीनों से मिलके फॉर्मूला बनता है हमारा 1/v + 1/u = 1/f। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। ये छोटा सा मिरर फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है आपको। और UVF ध्यान रखना, इमेज, ऑब्जेक्ट और फोकस लेंथ, ठीक है। ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। और मैग्निफिकेशन का अभी हम सीख के आए हैं पीछे, तो H2 अपॉन H1। तो ये दोनों फॉर्मूले बड़े काम के हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। मैग्निफिकेशन का और मिरर फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूलेज आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। अब जब आप साइन कन्वेंशन इसलिए सिखाएं, जो साइन में जो यूज करोगे ना आप UVF में, तो वैल्यू जब पुट करो तो साइन के साथ में पुट करना है, ओके। तो साइन कन्वेंशन हमें वहां से पता चल जाएगा। चलो, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब
हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम बेस करेंगे किस पे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f पे, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, चाहे मिरर ये हो या फिर ये हो, ठीक है, चाहे मिरर कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, ध्यान रखना यू तो हमेशा इधर ही रहता है अपना, मतलब ऑब्जेक्ट तो आपका इधर ही रहता है आपका, तो यू तो हमेशा है ना नेगेटिव ही आने वाला है, ध्यान रखना यू तो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा आपका, है ना। तो ध्यान रखना यू आपका हमेशा नेगेटिव याद रखना, यू के लिए क्या रखोगे, माइनस साइन, ठीक है। और दूसरी चीज अब इसमें जो याद रखने वाली है, हमेशा यू क्या नेगेटिव, कॉन्केव के लिए कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है ऐसा तो एफ हमारा इधर आ जाता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव, और इसमें एफ हमारा इधर आ जाता है, ठीक है, तो एफ हमारा इसमें नेगेटिव, ये ध्यान रख सकते हो कि इसमें नेगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है, तो एफ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कॉन्केव के लिए नेगेटिव, ये दो चीज आपको ध्यान रखनी और ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि इससे हमारे दो साइन तो कन्वेंशन तो यहां पे ही पता चल गया हमें, है ना, बाकी के हम अपने आप फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला से। मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो 36 सेंटीमीटर रखा हुआ है, कहां पे, कॉन्केव है, तो एक कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है 36 सेंटीमीटर पे, और उसकी जो फोकस लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें डिटेल्स ये दे रखी है कि ये इसके, अब देखो 12, इसका 12 का डबल 24, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें 24 हो गया, तो उसके भी बिहाइंड है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट आपका, ओके। तो यहाँ पे ये 36 है और ये फोकस लेंथ आपकी 12 है, तो ऐसे रे डायग्राम बनाना है सबसे पहले, नॉर्मल सा एक जो भी मिरर है, मिरर का नाम पता चलते है आपको ये कर लेना है कि एक रे डायग्राम बना लेना आपको, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इसका v कहां पे, डिस्टेंस है ना, इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब आपको क्या पूछ रहा है, वो v पूछ रहा है ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा v पूछ रहा है आपसे, तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, देखो पहले डायग्राम बनाने का और फिर यहाँ पे गिवन पॉइंट्स लिख लेना, u आपको दे रखा है, u मैंने बोला हमेशा नेगेटिव लेना है ना, कर लोगे, और फिर फोकस लेंथ आपको यहाँ पे दिख रही है कि इधर की साइड ऑफ फोकस लेंथ मतलब नेगेटिव, और हमें पता भी है कि कॉन्केव में नेगेटिव ही होती है, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव। अब हम फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है, उसके सामने क्वेश्चन मार्क लिख दो, तो फॉर्मूला हमें क्या लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। तो अब इसमें सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, 1/v हमें नहीं पता, u हमारे पास क्या है माइनस का, अब देखो उसको उधर भेज दो चाहे से, है ना, तो वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो f की वैल्यू माइनस का 12 और u की वैल्यू माइनस का 36, साइन के साथ में रख रहा हूं देखो मैं, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसकी कैलकुलेशन करूंगा, तो ये माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया, ठीक है। और अब इसमें दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम कितना लोगे, यहाँ पे एलसीएम 36 आया, 36 में 12 का 3 -3 और 36 में 1 टाइम, तो -3 + 1 ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर कितना आया 2/-36, मतलब कटपिट की कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 1/18, है ना। तो v इक्वल टू कितना है, -18, है ना, -18 का मतलब इधर की साइड इमेज बन रही है हमारी, और लगभग कहां पे, c और f के बीच में बन रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस का -18, मतलब ये हमें 12 थी तो ये हमारी 24 है, तो बीच में ही बन रही होगी हमारी, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आया हमारा -18, समझ गए, ठीक है। तो दिस इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, समझ गए, वेल एंड गुड, ओके। चलो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम देखो यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर है इस बार, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकस लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, ओके, ठीक है। तो हम वापस से रे डायग्राम बनाएंगे, देखो मिरर कौन सा है आपका ध्यान रखना, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स मिरर बना लिया एक, और उसके सामने तो इधर कहीं पे भी रखो ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक 10 सेंटीमीटर पे u रख देंगे हम, ठीक है। तो u तो अपने को पता है, u नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। फिर ये फोकस लेंथ है, फोकस पॉजिटिव है तो उधर की साइड बनेगा हमारा फोकस, ठीक है, तो वो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है -10 और फोकस लेंथ कितनी है 15, ओके। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पोजीशन और नेचर, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हमें पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये आएगा हमारा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं, चलो तो यहाँ पे u कितना है -10 और f कितना है 1/15, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है, ये -10 हो गया और उधर जाएगा वापस, हम डिस्प्लेस कराएंगे इसको पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/10, ठीक है।
तो ये 1/10 और 1/15, इन वापस दोनों में एलसीएम ले लो, कितना आएगा दोनों का एलसीएम 30 आएगा, 30 का ये 2 टाइम जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1/v कितना आ जाएगा 25/15 प्लस इंटू 10, ठीक है। वही एलसीएम लेके करो या ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आया 6, 1/6 आया, सीधा करोगे तो v की वैल्यू 6 आई। अब v की वैल्यू 6 आई, इसका मतलब, और ये पॉजिटिव आया, मतलब हमारी इमेज इधर बन रही है, ध्यान रखना, ठीक है। और हमें पता भी है कॉन्वेक्स, कि कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज छोटी मिलती है लेकिन सीधी मिलती है, मतलब उसकी उधर की साइड रहेगी। तो आपकी डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर। कैसी मिली है 6 स्मॉल मिली है और वर्चुअल मिली है, वर्चुअल इरेक्ट मिली है, वर्चुअल भी मिली है ना, बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअल है, स्मॉल है, इरेक्ट है और 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हम बता देंगे इसकी, ठीक है, समझ गए, ओके। तो ऐसे करना है, समझ में आया। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम, बी टाइप के। बी टाइप में क्या होता है, इसमें मैग्निफिकेशन वाला भी यूज होने लग जाता है ना। वो आपको क्या बोलेगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है ना, तो उनसे रिलेटेड आएगा। तो देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे है ना, हम जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालते हैं तो वो है ना हमारा, जब इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगा के हम ये फॉर्मूला आ जाता है हमारा, यहाँ पे हम इसके बराबर भी रख देते हैं इसमें H2/H1 का, या फिर इसको HI बोल दो, HI/HO इक्वल टू किसके बराबर होता है -V/U के। तो ये फॉर्मूला यूज करना है हमें, ध्यान रखना। तो इसके बराबर ये -V/U भी होता है। यदि आपके पास V और U की वैल्यू पता है तो आप मैग्निफिकेशन पता कर सकते हो कि कितना मैग्निफिकेशन होगा इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट में। यहाँ पे H1 H2 पता ही आपको और U1 U2 पता ही आपको, है ना, U1 V1 पता ही आपको, ठीक है। H1 H2 ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस। चलो तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं पहले। यहाँ पे है ना, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हमारा कि वो कंपेयर करता है ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट को कंपेयर करता है कि वो बड़ा है या छोटा है। m की वैल्यू लेस देन ऑफ 1 आती है तो हमें बोल देते हैं कि जो इमेज है वो आपकी छोटी है, और यदि ग्रेटर देन ऑफ 1 आती है तो इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से बड़ी है, और एकदम m इक्वल टू 1 आती है तो इसका मतलब हमारा इक्वल साइज का बनता है, जो कि हमारे कॉन्केव मिरर में सेंटर के बराबर इमेज मिलती है ना, इसका मतलब वहां पे मैग्निफिकेशन 1 आता है, ध्यान रखना। लेकिन वो -1 आता है क्योंकि ऊपर रहती है इमेज, ये रहती है, और +1 हमारा प्लेन मिरर में आता है। प्लेन मिरर में हम देखते हैं तो हमारी सेम साइज का ऑब्जेक्ट इमेज मिल रही होती है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों की इक्वल रहती है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए मैग्निफिकेशन हमारा +1 रहता है वहां पे, ठीक है। तो +1 का मतलब है यहाँ पे कि इरेक्ट और वर्चुअल, प्लेन मिरर में देखा होगा वर्चुअल इमेज रहती है हमारी, बाहर ही अंदर रहती है मिरर के ना। इसका मतलब इरेक्ट मतलब सीधी इमेज रहेगी, प्लस का मतलब ये होता है इरेक्ट है या इन्वर्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। +1 का मतलब है वो उसको कंपेयर कर रहा है ऑब्जेक्ट को कि वो उसके बराबर है, 1 है तो बराबर है, और यदि उससे छोटा है तो इमेज हमारी छोटी रहेगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे +1 का मतलब है इरेक्ट और वर्चुअल, और माइनस का मतलब होगा यहाँ पे माइनस हुआ, ठीक है, तो ये इन्वर्ट और रियल, ध्यान रखना, ठीक है। यदि प्लस का 1 रहा तो इरेक्ट और वर्चुअल, और माइनस का रहा तो इन्वर्ट और रियल, ये दोनों चीजें ध्यान रखना, सेम साइज। अब ग्रेटर देन, अभी मैंने बोला कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये मैग्नीफाइड का मतलब बिग साइज में, ध्यान रखना, बिग साइज में, ओके। कौन? इमेज, ध्यान रखना, ठीक है। तो इमेज बिग साइज में रहेगी यदि m की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन ऑफ 1 रही तो, और m की वैल्यू आपकी लेस देन ऑफ 1 रही, इसमें डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज में, ठीक है, ये स्मॉल साइज में आपकी इमेज रहेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ m की वैल्यू से ही पता चल सकती है कि सेम साइज रहेगी, मैग्नीफाइड रहेगी या फिर डिमिनिश्ड रहेगी। प्लस माइनस का मतलब समझिए आप, वर्चुअल इरेक्ट होगी या इन्वर्ट रियल रहेगी, ओके। तो ये है मैग्निफिकेशन का सिग्निफिकेंस। मान लो 0.5 है, m की वैल्यू 0.5 है, -0.5, माइनस का मतलब तो क्या हुआ, इन्वर्ट और रियल, ठीक है। और 0.5 का मतलब है ये 1 से लेस देन है, कम है, छोटी है ना, तो ये क्या रहेगी, डिमिनिश्ड रहेगी, ध्यान रखना, इन्वर्ट रियल भी रहेगी और डिमिनिश्ड रहेगी, ओके। चलो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर इज +1, तो व्हाट इज द इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये चीज हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मीनिंग होगा इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज, ओके, समझ गए। +1 का मतलब होता है इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और सेम साइज होगी। क्वेश्चन दूसरा है यहाँ पे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर +3,
तो +3 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, देखो समझो m की वैल्यू +3 है, तो प्लस का मतलब मैंने अभी अभी बताया, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है आपकी जो इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट है और वर्चुअल है, सीधी है और वर्चुअल है ना, इरेक्ट और वर्चुअल होती है हमारी, ध्यान रखना। और +3 का मतलब, 3 का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन ऑफ 1 है, इसका मतलब मैग्नीफाइड है ना, मैग्नीफाइड का मतलब बिग साइज में है ये, है ना, समझ गए, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्निफिकेशन फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो देखो व्हाट इज द नेचर ऑफ, इसका नेचर पूछ रहा है वो, ठीक है, कि नेचर क्या होगा कॉन्केव मिरर बाय, इफ द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन दिया है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 0.75 -0.75, ठीक है, ये है। इस माइनस का मतलब समझते हो ना आप, कि क्या माइनस का मतलब है रियल और डिमिनिश साइज में एक तरह से, ठीक है, मतलब उल्टी, इन्वर्टेड और रियल, ठीक है। और 0.75 का मतलब क्या हुआ हमारा, इस 0.7 का मतलब क्या हुआ, इससे तो हम समझ रहे हैं कि ये स्मॉल है क्योंकि एक से छोटा है, और इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, इन्वर्टेड है और रियल है ना, इन्वर्टेड और रियल है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे पता रखना होगा आपको, ठीक है, समझ गए एम का इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अब एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, देखो यहां पे है ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन हाइट, ओके, और वो 36 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, डिस्टेंस कितनी है 36, ओके, फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, और द इमेज इज फॉर्म 18 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, ओके, वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इमेज कहां पे बन रही है, 18 सेंटीमीटर, वी दे रखा है आपको, यू भी दे रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी दे रखी है, ये क्या है, एचओ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो फाइंड द इमेज, मतलब एच आई पूछा है आपसे, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे आप, वही रे डायग्राम बनाएंगे वापस से, ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे क्योंकि हमें पता है किसके सामने रखा है, कॉन्केव, तो कॉन्केव सबसे पहले कॉन्केव मिरर बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, और उस पर प्लेस्ड कर दो एक ऑब्जेक्ट, है ना, जो भी पोजीशन आपको समझ में आ रही है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर का ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है आपको, ठीक है, और 36 सेंटीमीटर इसका यू दे रखा है, और वी हमें गिवन है, वी कहां पे है, 18 सेंटीमीटर पे है ना। तो ये वी मिल गया हमें, ये v मिल गया और ये u मिल गया, ठीक है, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है, और ये ho मिल गया हमें, ठीक है। तो यहां पे इमेज पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, इसकी हाइट पूछ रहा है hi, मतलब ये हाइट पूछ रहा है आपकी a b है ना। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो लिख लो फटाफट कि 4 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर जो भी है ना। तो ये तीनों वैल्यूज देखो, ये दोनों नेगेटिव रहेगी इधर है, और ये पॉजिटिव रहेगी, क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, वाई एक्सिस में जा रहे हैं, ठीक है। तो H2 निकालना है हमें, तो H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, m = H2/m - v/u, तो ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, है ना। तो यहाँ से H2 निकल जाएगा ना, H1 है 4, ये माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 18 है, माइनस का 36 है, तो ये निकाल दो, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। तो वैल्यूज कितनी आ जाएगी, -18 × 4, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस, तो -18 × 4 डिवाइड में 36, है ना, और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक माइनस बच जाएगा हमारा, ये 2 से 4 गया, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ध्यान रखना, ये -4/2, तो 2 आ गया ना, कितना आया, 2 आ गया, तो H2 कितना आ गया हमारा, 2, माइनस का 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, अब देखो माइनस का साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, रियल है और इन्वर्टेड है, ये रियल है और इन्वर्टेड है, और 2 का मतलब क्या है, मतलब ये देखो 4 है यहाँ पे और इसकी हाइट 2 आई है ना, तो 4 और 2 ये है, इसका मतलब इमेज हमारी क्या है, स्मॉल है ना, इसीलिए ध्यान रखना। अदरवाइज मैग्निफिकेशन से भी देख सकते हो, मैग्निफिकेशन निकालना है तो इन दोनों का डिवाइड दे दो, 4 / 2, तो कितना आ रहा है हमारा आ रहा है लगभग माइनस का, अच्छा ये 2 ऊपर रहता है, इमेज की हाइट अपॉन ये, तो 2/4 कितना हुआ हमारा, माइनस का 1/2 मतलब 0.5, इसका मतलब स्मॉल, मैग्निफिकेशन ऐसे ही पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्मॉल हाइट आ रही है, समझ गए, वेरी गुड। चलो आगे एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, कन्वर्जिंग मिरर। अब देखो कन्वर्जिंग मिरर नाम दे दिया, वहां पे कई बार है ना मिरर का नाम ना देके आपको ना ऐसे दे देगा, कन्वर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो कन्वर्जिंग मिरर का नाम, इसका मतलब कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है हमारा जो कन्वर्ज करता है रेज को, है ना, और वो कौन करता है, वो हमारा कॉन्केव मिरर करता है, ठीक है। तो ये कॉन्केव मिरर बोल रहा है, सीधी सी बात, ठीक है। रियल इमेज है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट एट 1, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी हाइट है, अच्छा रियल इमेज की हाइट इतनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, ठीक है, दोनों की हाइटें दे दिया है वो, ठीक है। तो देखो यहां पे दोनों हाइट्स दे दिया है,
अब फिर बोला है वो प्लेस्ड है कितने 20 सेंटीमीटर। कौन प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये यू दे रखा है आपको, ठीक है। इज ऑलवेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। द फाइंड द इमेज डिस्टेंस, मतलब वी पूछ रहा है आपसे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। कन्वर्जिंग है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव है ना, कॉनकेव मिरर बना दोगे आप। और फिर आपको पता है भाई डिस्टेंस कहां पे है इसकी, डिस्टेंस अपनी, अच्छा इसकी हाइट दे रखी है, इमेज की हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट कितना है 1 सेंटीमीटर का, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर। और इसके अलावा ये प्लेस्ड है 20 सेंटीमीटर पे, मतलब ये यू दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर पे, और पूछ रहा क्या है वी, है ना। तो ये वी पूछ रहा है आपको, बिल्कुल सिंपल है। अभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे। अच्छा गिवन है जो चीजें लिख लो आप चाहे से, है ना। तो ये गिवन चीजें लिख लिया हमने, -4 1 -20 साइन कन्वेंशन लगा के फाइंड क्या करना है, वी फाइंड करना है हमें। तो वापस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के यहां से कर सकते हो, क्योंकि H2/H1 ये दोनों गिवन है। इस बार ये पूछा है, ये हमें गिवन है, तो v निकल जाएगा यहाँ पे। तो v का क्या आएगा, -v इक्वल टू u इंटू H2/H1। ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो u कितना है हमारा, u की वैल्यू पुट कर दो, -20 इंटू -4/1 और माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -80/1। तो v की वैल्यू कितनी आई 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर इसका मतलब यहाँ पे हमारे डिस्टेंस की पोजीशन होगी। ओके, लाइट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लाइट क्या है बेटा, एक एनर्जी है, ठीक है, ठीक है। और क्या है, सेंसेशन ऑफ विजन है, ध्यान रखना हमारा, ठीक है। और लाइट कैसे कैसे मूव होती है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन में, है ना। जो भी लाइट होती है हमारी कैसे ट्रेवल होती है, प्रोपोगेशन में। ये हम चीजें देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आज हमें पता है कि लाइट किस में जाती है बेटा, एक स्ट्रेट पाथ में जाती है, ठीक है बेटा। किस में ट्रेवल होती है, स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है। अब हम जानते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं, ये हमने रिफ्लेक्शन में जाना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन को कंपेयर करते हैं यहाँ से थोड़ा सा, कि देखो रिफ्लेक्शन में देखा था इंसिडेंस रे, और कहीं से सरफेस से टकरा के जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे, है ना। और वो जो नॉर्मल होता है हमारा, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, उसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल से जितना एंगल बनता है हमारा, वो इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। ये चीजें हमने देख ली थी रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो बेटा ये रिफ्लेक्शन का पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे I बराबर R आता था। अब पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट में देखते हैं बेटा, अलग है कुछ ना कुछ तो। चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द रे ऑफ द लाइट व्हेन इज ट्रेवल ऑब्लिक फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना बेटा, जब भी लाइट ट्रेवल होगी तो लाइट अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, है ना, या फिर वो डायरेक्शन चेंज कर ले अपनी। तो इसी में ये जो लाइट का कुछ ना कुछ मीडियम चेंज होने की वजह से कुछ ना कुछ उसमें चेंज हो जाए, उसकी डायरेक्शन में, वेलोसिटी में, उसी को क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ध्यान रखना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले देखते हैं, एक स्लेब है हमारे पास। एक स्लेब में हमें पता है ये एयर है, ठीक है, और ये ग्लास है। तो एयर में से जब भी ये, अब एयर है मतलब ये हल्का है और ग्लास थोड़ा डेंसर है, तो इसको रेयर बोलेंगे, इसको डेंसर बोलेंगे। जब लाइट इंसिडेंस होती है, ठीक है, तो ये नॉर्मल से यहाँ पे इसके अंदर, अब देखो ऐसे तो ये नहीं होता ना, ग्लास नहीं होता तो लाइट आपकी एकदम सीधी चली जाती, लेकिन ग्लास होने की वजह से क्या हो रहा है, मीडियम चेंज होने की वजह से ये एकदम सीधी ना जाके, है ना, क्या हो जाती है बेटा, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। और जब ये वापस निकल रही होती है, ध्यान रखना, जब रेयर टू डेंसर होती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, बेंड किधर की होती है, नॉर्मल की तरफ हो जाती है। और जब ये डेंसर से वापस रेयर में जा रही है, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर है ना, तो यहाँ पे वापस डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है, तो ये वापस दूर हो जाएगी। ध्यान रखना, ये देखो नॉर्मल है, एकदम सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे हो गई, है ना, ऐसे जानी चाहिए थी और ऐसे हो गई है ना, लेकिन ये ऐसे हो गई। इसका मतलब है कि जब भी डेंसर से रेयर में आएगी तो नॉर्मल से दूर होएगी, और जब भी रेयर में से डेंसर में आएगी तो इसका मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल होएगी। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है, और इस रे को क्या बोलेंगे बेटा, इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे बोलेंगे इसको। ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये दूर हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, अवे हो जाती है। तो डेंसर टू रेयर में जाते टाइम उसमें अवे हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज आपको समझ में आ गई। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे होता है आई एंगल और आर एंगल। हमें पता है ये इंसिडेंस एंगल है और ये जो एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है। ध्यान रखना, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आई और आर इधर बनते हैं, नॉर्मल की तरफ भी बनते हैं। ध्यान रखना, ये बनते हैं हमेशा नॉर्मल की साइड से, बट इधर आई बनता है, इधर आर बनता है। रिफ्लेक्शन में क्या था, इधर बनता था हमारा, रिफ्लेक्शन में इधर बन जाता था हमारा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखते हैं
ऐसा क्यों होता है, व्हाट हैपन, है ना। तो रेयर टू डेंसर में जब भी हम बात करेंगे एयर से डेंसर में आ रहा है, एयर से ग्लास में आ रहा है, तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ध्यान रखना बेंड हो जाती है, इस बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। क्योंकि और वेलोसिटी इसकी क्या होती है, डिक्रीज होती है बेटा, जिस वेलोसिटी से आ रहा था और ये नॉर्मल की तरफ झुक रही है, इसका मतलब इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है बेटा, ठीक है। और जब डेंसर टू रेयर में आता है, तो जब डेंसर से रेयर में आ रहा था, तो ध्यान रखना ये टूवर्ड्स मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा था, ठीक है। तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से अवे हो रहा था, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज होती है बेटा, ध्यान रखना। तो इसमें यदि नॉर्मल से दूर जा रहा है तो इंक्रीज होगी, और अदरवाइज नॉर्मल की तरफ झुक रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये दोनों मेन कॉन्सेप्ट आपके ध्यान रखने हैं आपको, चलो ठीक है। और नेक्स्ट है अनदर नॉर्मल अलोंग टू द नॉर्मल। देखो मान लो ये सरफेस आपकी है ना, इधर डेंसर है, इधर रेयर है, तो एकदम लाइट ऐसे आई रेयर से एकदम नॉर्मल से, ध्यान रखना, तो वो सीधी की सीधी चली जाती है, क्योंकि वहां पे आई बराबर आर बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम सीधी निकल जाती है वो, है ना, रिफ्रैक्शन तो होता है लेकिन एकदम सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पे इस केस में आई बराबर आर बराबर 0 होता है, इट्स फेज अनडेविएटेड, ध्यान रखना, ये बिना डेविएट हुए सीधा निकल जाती है, ठीक है। और वेलोसिटी इसमें भी देखो जारी तो रेयर से डेंसर में है ना, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ये ध्यान रखना। तो इसमें भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो इसमें इंक्रीज, इसमें डिक्रीज, इसमें इंक्रीज, इसमें डिक्रीज, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं बेटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, छोटा सा क्वेश्चन है, इफ ए लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री व्हाट इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। तो इसका एंगल इंसिडेंस कितना होगा, देखो बेटा सोचो, स्लैब से कितने स्ट्राइक कर रही है, स्लैब से 30 डिग्री पे, है ना, तो इसका मतलब इसका एंगल कितना आया, 60 डिग्री। कैसे आया बेटा, वो ये बोल रहा है कि जो ग्लास की स्लैब है ना बेटा, उसकी ग्लास की स्लैब से 30 डिग्री पे एंगल बनाते हुए हमारी रे लाइट आ रही है, ठीक है। और हमें इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंस मैंने रिफ्लेक्शन में भी बताया था, इंसिडेंस एंगल होता है नॉर्मल के साथ, ध्यान रखना, नॉर्मल है, नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, ये नहीं कि सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, वो नहीं लेना अपने को, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो। तो ध्यान रखना यहाँ पे नॉर्मल कौन सा हुआ, ये हुआ हमारा, तो नॉर्मल के साथ इधर एंगल बना रहा होगा, इसका मतलब ये हमें पता है सरफेस और नॉर्मल हमेशा कितने एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। इसका मतलब ये 30 है, तो इधर ये कितना होगा बेटा, ये 60 डिग्री आ रहा होगा तुम्हारा, इसलिए आंसर क्या आया बेटा, 60 डिग्री। समझ गए, वेल एंड गुड, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए रे इज स्ट्राइक ऑन द ग्लास स्लैब नॉर्मली व्हाट इज द एंगल। देखो ये बोल रहा है नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है, मतलब ऐसे ग्लास स्लैब एकदम सीधी आ रही है, तो तुम आंसर बता दो फटाक से, आंसर क्या आएगा, डी आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है अभी अभी मैंने लास्ट केस बताया था इसमें कि एकदम नॉर्मल है ऐसा, है ना, और ये नॉर्मल के अलोंग ही आपकी रे आ रही है, तो वो एकदम सीधी निकल जाती है ना, तो आई बराबर आर बराबर यहाँ पे 0 रहता है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल से आ रही है, तो जब भी कोई भी रे आपकी नॉर्मल से पास होगी तो वो एकदम नॉर्मल से ही पास वापस जा रही होगी, ध्यान रखना, रेयर डेंसर दोनों में। तो आई बराबर आर बराबर यहाँ पे 0 रहता है, अपना टॉपिक नंबर पॉइंट नंबर 3 था ये, ठीक है। तो नेक्स्ट तो अब देखो एक क्वेश्चन और, ए रे ऑफ लाइट गेट्स डेविएट, इट पासेस ऑब्लिक फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बिकॉज तुम बताओ भाई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डेविएट होती है, तो इसका मतलब क्या है, कलर ऑफ द लाइट चेंजेस, स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट चेंजेस, या फिर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट चेंजेस। ना तो इंटेंसिटी पे चेंज करता, ना कलर पे, ना फ्रीक्वेंसी पे, ओनली ऑन स्पीड पे। ध्यान रखना, अभी बात कर रहे थे हम कि ये क्यों होता है, स्पीड चेंज होता है, ध्यान रखना, स्पीड चेंज की वजह से स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस। ध्यान रखना, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, डेविएट हो रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी, कलर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये सब के सब डिपेंड करते हैं सोर्स पे कि हु इज द सोर्स, है ना। तो फ्रीक्वेंसी वगैरह सोर्स पे, इंटेंसिटी वही कितनी ज्यादा आ रही है लाइट, है ना, वो सब सोर्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, अब हमने इसमें सीख लिया, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट में सीख लिया है कि जब भी लाइट डायरेक्शन चेंज करेगी, है ना, प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट व्हेन द ट्रेवल ऑब्लिक फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे डेंसर रेयर आपने पढ़ लिया है, समझ गए ये, है ना। अब इसका लॉ आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला पॉइंट आपका ध्यान रखना, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर इंटरफेरेंस टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट ए
इंसिडेंस ऑफ द ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब ये आई और ये आर और ये नॉर्मल, ये तीनों की तीनों एक प्लेन में रहेंगे, आर इन ऑल इन सेम प्लेन, ठीक है, ध्यान रखना। ये तीनों के तीनों किस में रहेंगे बेटा, ये और ये ध्यान रखना, ठीक है, ये किस में रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज इसकी, सेकंड बात हमारी, फर्स्ट बात तो ये है ही, ठीक है, सेकंड बात ये है द रेशियो ऑफ द साइन, साइन मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कोस थीटा बोलते हैं हम, है ना, वो साइन। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, मतलब ये बोल रहा है कि बेटा साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये बोल रहा है ये लाइन, ध्यान रखना। एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज द कांस्टेंट ऑफ द लाइट गिवन ऑफ द कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ द मीडियम द लॉ इज कॉल्ड स्नेल लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन, ध्यान रखना। तो इसको, इस लॉ को क्या बोलते हैं बेटा, स्नेल लॉ। स्नेल लॉ ने क्या बताया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, कि इनका इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड के साइन एंगल के साथ, ध्यान रखना, साइन एंगल का आई और आर का जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ये चलो यहाँ पे बता दिया इसने, साइन आई अपॉन साइन आर मैंने लिख भी दिया था ये, ठीक है। तो ये और ये जो कांस्टेंट है वो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, ध्यान रखना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से काफी सारी चेंजेस होती है, ध्यान रखना। पेन, एक पेंसिल, देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया यहाँ पे, पेंसिल अपेयर टू द ब्रोकन इनटू द बीकर विद द वाटर, ध्यान रखना। कैसे देख रहे हो, हम देखते हैं कि एक पानी में ऐसे नॉर्मल देखते हैं हम, है ना, और इसमें एकदम पेंसिल ऐसे थी, अब जैसे इसमें पानी भर दिया हमने, पानी भरने से क्या हुआ बेटा, ये देखो ये पेंसिल जो ऐसे थी वो ऐसे दिखाई देने लग जाती, हमें लगता है जैसे टूट गई हो, ब्रोकन हो गया उसका ना, इसका मतलब ये टूट गई, ऐसे टूटी नहीं है एक्चुअल में, बट वो हमें ऊपर ऐसे दिखाई देती है, ऐसे है तो ऐसे दिखाई देती है ना। तो ये भी बेटा ये किसका एग्जाम्पल है, ये रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो देखो एक्चुअल पोजीशन ये है इसकी, और बट एपरेंट हमें कहां पे दिख रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है, ध्यान रखना, और ये हमें देखने पे यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये क्या है, एपरेंट पोजीशन, ठीक है, ये क्या है बेटा, एपरेंट पोजीशन, और ये क्या है हमारी एक्चुअल पोजीशन, ध्यान रखना। इस डायग्राम में आप दोनों डायग्राम देख पा रहे हो, ठीक है, तो एपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन, ध्यान रखना। Thus, because of the refraction of the light upcoming from the part of the pencil that is under water, the pencil appear bent. ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ध्यान रखना, क्योंकि हमें जो लाइट आ रही है वो एक्चुअल में यहाँ से ना आके यहाँ से आ रही होती है, ध्यान रखना। यहाँ पे तो मीट कर रही है, ध्यान रखना, तो यहाँ से लाइट जाके हमारे पास जा रही होती है, जब हमारे पास आ रही होती है तो वो रिफ्रैक्टेड रे मिल रही होती है हमें, ठीक है, और वो हमारी इमेज बन रही होती है वहां पे, ठीक है। और ये चीज हमने अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो मीडियम 1 मीडियम 2 है, दोनों मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका कितना होगा, कुछ ना कुछ होगा, ध्यान रखना। जैसे इसका भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो इसको नाम क्या दिया, एन, ठीक है। अब एन को लिखने का भी तरीका होता है, n/1 का मतलब है 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 के रिस्पेक्ट में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आएगा हमारा साइन आई अपॉन साइन आर। मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है ना, और इसका 1 है और इसका 2 है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं n/1 का मतलब 2 का 1 के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू 1, ध्यान रखना, 2 का n, 2 का ऐसे पढ़ेंगे हम n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको पढ़ेंगे n/1, ओके। तो ध्यान रखना ये n/1 है, ठीक है, और इसका मतलब होता है n2 अपॉन n1, मतलब इसकी वेलोसिटीज के रेशियो में देखें हम तो ध्यान रखना v1 अपॉन v2 रहता है, ठीक है। और यदि ऐसा पढ़ रहे हैं 1/2 तो 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, मतलब उल्टा हो जाएगा सीधा साई, मतलब 2 ऊपर और 1 नीचे, ध्यान रखना ऐसे। 2/1 का मतलब v1 अपॉन v2 और 1/2 का मतलब v2 अपॉन v1, ऐसे रेशियो रहता है। अभी मैं एक तरीका बता दूंगा इसको याद करने का भी कि कैसे कैसे हम देखेंगे, ध्यान रखना। n/1 इसका मतलब ये देखो इसका उल्टा है ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं n/1 इक्वल टू 1 अपॉन n/1, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सम मटेरियल मीडिया, ठीक है, उसमें सबसे पहले वैक्यूम का आपको पता होगा, वैक्यूम या फिर एयर, है ना। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है, थोड़ा सा वैक्यूम से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ध्यान रखना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इज 1.33
1.003 और वैक्यूम का कितना 1 मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो वैक्यूम में एक तरह से वैक्यूम में से जब लाइट आ रही होती है एयर में, ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि उसकी तरफ बेंड होती है थोड़ी सी, इसलिए इसका थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका 1.003। वैक्यूम से आइस में जब भी जाती है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है बेटा 1.31, ध्यान रखना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.31। और जैसे वाटर है तो वाटर का हमें पता ही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद भी रखना है आपको 1.33 को, ठीक है। और वैक्यूम टू ग्लास, तो ग्लास के लिए 1.5 याद रहता है हमें, 1.52 होता है, बट 1.5 ले सकते हो आप। बाकी रॉक ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट के लिए क्या बोल देंगे 1.5, 1.54। वैक्यूम ऑफ द डायमंड, डायमंड के लिए सबसे ज्यादा होता है, आपको पता ही होगा 2.42, ठीक है। तो ये ऐसे सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इंक्रीज देन बेंडिंग द कैपेसिटी इंक्रीज, ध्यान रखना, बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हैं तो, ओके। चलो नेक्स्ट, अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी थ्योरी देखो, इस थ्योरी के अंदर छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जो आपको ध्यान में रखना है, क्या बेटा, देखो आपको ध्यान में रखना है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आर, ठीक है। एक मिनट में कलर दूसरा लूं, यहां पे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये स्नेल लॉ याद रख लेना तुम तो, कि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो ये मीडियम एक है, यहां पे मीडियम एक और मीडियम दो, तो मीडियम एक और मीडियम दो को दोनों चीजों को याद रखना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल टू n2 अपॉन n1 इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा रहेगा अपना, ठीक है। तो यहां से ये स्नेल लॉ याद रखना। अब देखो मीडियम एक की सारी चीजें ऊपर है, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है, और मीडियम टू की सारी चीजें नीचे है और n2 ऊपर है, तो ऐसे याद रखना कि n2 अपॉन n1 का रेशियो उल्टा होता है, बाकी 1 वाले ऊपर 2 वाले नीचे, ओके, याद रख लेना। चलो आओ अब इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो इसका मतलब क्या है। तो देखो इसका मतलब ये है कि ये किसके वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है हमारे पास, ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है, ठीक है। तो 4.24 सजेस्ट दैट स्पीड ऑफ द लाइट इज डायमंड विल रिड्यूस बाय द फैक्टर ऑफ 2.42 एज ए कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, इसका मतलब वहां पे वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो हम एयर या वैक्यूम का बोले कि वैक्यूम के कंपैरिजन में हमारी लाइट की वेलोसिटी कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 2.42 टाइम्स हो जाएगी, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये एक तरीका है इसका स्टेटमेंट बताने का। चलो ठीक है, तो फ्रेम ऑफ द फॉर्मूलाज एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये एयर मतलब किसी भी मीडियम के लिए वेलोसिटी का ये लिख सकते हैं NAV, तो NV अपॉन NA, जो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था आइस के लिए, तो A ऊपर आइस का डिवाइड में, ठीक है, ऐसे। तो इनको क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आइस विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो ये सब के रिस्पेक्ट में ये ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे NGV को क्या बोलेंगे हम VV अपॉन VG, है ना, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ध्यान रखना। तो ये सब रिस्पेक्टिव लिखने के तरीके हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर तो VA अपॉन VW, रिस्पेक्टिवली लिखने का तरीका है और कुछ ही नहीं है, ध्यान रखना, जो मैंने तुम्हें बता दिया है ऑयल ऑलरेडी, ठीक है। अब आता है फॉर्मूला हमारा ये कि इसमें हम एक्चुअल में क्या सीखे हैं और क्या है। देखो N21 और N21 का मतलब है, N21 हमें पता है V1 अपॉन V2 होता है, और वहां पे N21 इक्वल टू 1 अपॉन N12, ये भी हमने सीख लिया, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मीडियम और वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मीडियम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, if the first medium is not mentioned, take first medium is air। पहला पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपको मीडियम नहीं दिया हुआ है तो पहला मीडियम क्या मानना है आपको, एयर, ओके। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान के चलोगे, n इक्वल टू 1, ध्यान रखना, ठीक है। और फर्स्ट मीडियम इज ए वैक्यूम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
यदि हम पहले वाले को वैक्यूम मानते हैं तो दूसरे वाले का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट माना जाता है. ओके, देन फॉर सॉल्व द न्यूमेरिकल वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एयर, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू 3.8. ये हम मान के चलेंगे, ये एजम्पशन है, एक तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्यान रखना कि लाइट की वेलोसिटी हम, या फिर वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, वो 3 × 10⁸ मान के चलोगे. ध्यान रखना ये तीनों पॉइंट आपको. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अब आता है यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन. लाइट एंटर इनटू ए ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना. और उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको. किसके लिए दे रखा है ये हमें नहीं पता, कोई नाम नहीं दिया. लाइट एंटर इनटू ए ग्लास, ठीक है, ग्लास का दे रखा है. ओके, तो यहाँ पे ग्लास का दे रखा है आपको, और ग्लास का दे रखा है आपको. ठीक है, और कितना दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ना, कितना दे रखा है, 1.50. ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ग्लास, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास. ग्लास के अंदर लाइट पूछ रहा है, वो वी पूछ रहा है ग्लास के अंदर. ठीक है, तो हमने पहले बोल दिया कि वैक्यूम के अंदर हमें मान लेना है. पहला मीडियम नहीं दे रखा तो पहले वाले मीडियम को क्या मानना, वैक्यूम या एयर. ठीक है, तो वहां पे इसका मतलब हम Na एयर कितना 1 लेंगे, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी एयर में लाइट की वेलोसिटी जिसको सी भी बोलते हैं, तो एयर में वेलोसिटी कितनी लेके चलेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब हम स्नेल लॉ लगा दो यहाँ पे, अपने आप आंसर आ जाएगा तुम्हारा. ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो मैं सोल्व क्या करूँ, इसमें लिखा हुआ होगा ऑलरेडी सारी चीजें. ठीक है, ये सारा गिवन टर्म डेटा अपना. ठीक है, तो NaVg इक्वल टू VyVg, ध्यान रखना. तो यहाँ पे सीधा सा हमने क्या किया है, यूज किया है हमने फॉर्मूला. कौन सा, देखो यहाँ पे भी मैं ऐसे बता देता हूँ, यदि तुम्हें याद भी नहीं आया तो लिख लो, sin I अपॉन sin R इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 इक्वल टू N2 अपॉन N1, है ना. तो यहाँ पे देखो ये हमें इसको और इसको इक्वल कर दो, इसके. ठीक है, तो ये वाली दोनों टर्म यूज कर लिया हमने. ये देखो यहाँ पे 1 और ये 2, इन दोनों को बराबर कर दिया हमने, तो यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा हमारे पास. तो कितना, या फिर इस वाले, ये वाला तो पूरा कंप्लीट तरीका है. अदरवाइज तो मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला आप याद रखो, इसी से आप पता कर लोगे. तो देखो V1 कितना है, 3 × 10⁸, है ना. V2 हमें पता करना है सेकंड मीडियम में, और N2 हमें पता है, N2 एयर में कितना होता है, 1 होता है. और N1 N2 हमारा 1.5 है, और N1 क्या है हमारा 1 है. तो V2 पता चल गया, यहाँ से V2 पता चल गया, ये वाला 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, तो हमारी वेलोसिटी आ गई 2 × 10⁸. ठीक है, तो ये ऐसे तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ध्यान रखना. ठीक है, लाइक ये भी है एक क्वेश्चन, तो सिंपल क्वेश्चन है ये. जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव जो वाटर दे रखा है आपको, है ना, और लाइट की वेलोसिटी दे रखी है ना, तो वाटर में बताओ वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें वापस फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, तो वही NaWVA अपॉन V/W. ये कैलकुलेशन नहीं करो ना आप, तो मैं बोल रहा हूँ जो तरीका लगा लेना आप. तो अपने को वेलोसिटी इंटीग्रेशन वही दे रखा है, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 कर लेना, है ना. V1 क्या है, मीडियम 1 की, मीडियम 1 और मीडियम 2 की. तो मीडियम 1 के लिए वेलोसिटी और N1 ये दोनों दे रखे हैं आपको, 1 और 3 × 10⁸, और ये V2 और N2 ये, और ये N2 दे रखा है हमें लाइट का, इसका वाटर का, आपका वाटर है, ध्यान रखना इधर. तो यहाँ पे 4/3 इनका इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका. देखो 3 × 10⁸, V2 हमें पूछा है, N2 कितना है, N2 हमारा 4/3 और N1 कितना है 1. तो V2 इक्वल टू कितना आया, V2 इक्वल टू आया, इसमें डिवाइड जाएगा 4/3, तो 3 ऊपर, तो 3 × 3 9 × 10⁸ डिवाइड बाई 4. ठीक है, तो 4.5, मतलब इसमें डिवाइड दे दो 2.25 आ जाएगा लगभग, तो 2.25 × 10⁸. तो ये वाला तरीका एकदम छोटा सा तरीका कर लो. करने के तरीके काफी सारे हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, अब ये क्वेश्चन चलो, इसमें भी सबके मीडियम दे रखे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है. तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो लाइट मूव द फास्टेस्ट, कौन से में फास्टेस्ट जाएगी, अरे सबसे सिंपल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसी में सबसे फास्ट जाएगी. वाटर 1.3 तो किस में जाएगी, इसमें, ये लो भाई आइस में. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जिसमें ज्यादा उतना डेंसर, उतनी लाइट की स्पीड कम. ठीक है, सेकंड वर्ड यूजिंग ऑफ द टेबल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वाटर. ओके, वाटर के अंदर कैलकुलेट करना है अपने को, तो वही
V1 अपॉन V2, अभी अभी क्वेश्चन किया था हमने, V1 अपॉन V2 इक्वल टू N2 अपॉन N1, सिंपल, ये लगा दो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। समझ गए, वही तरीका है, ओके, समझ गए ना। अब आएगा हमारा टॉपिक लेंस, ओके। लेंस क्या है? लेंस इज ए ट्रांसमिट मीडियम, है ना, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेसेस का जो ट्रांसमिट मीडियम है वो है एक तरह से लेंस, ध्यान रखना। तो ये रिफ्रैक्शन का पार्ट ही है, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान रखना। लेंस क्या है? एक ट्रांसमीडियम मीडियम, ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि दो सरफेसेस से बना होता है हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। अब हो सकता है वो सरफेस कैसी भी हो सकती है, हो सकता है दोनों साइड कर्व हो सकता है एक साइड फ्लैट हो और एक साइड कर्व हो, है ना। तो ये सारे के सारे हो सकता है दोनों साइड, है ना, कर्व हो लेकिन इनसाइड में कर्व हो, ऐसे, है ना। और हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, लाइक आपका ये है, आपका अर्थ है, तो अर्थ भी है ना, अर्थ का एनवायरमेंट बाहर का, वो भी क्या है, ट्रांसमिट मीडियम का ही काम करता है, ध्यान रखना, समझ गए। तो जैसे हमारा ये लिक्विड है ना, जैसे अपना पानी है, तो ये सारे के सारे ट्रांसमिट मीडियम की ही तरह काम करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लेंस की जो भी है वो दो टाइप से होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है अपना कन्वर्जिंग और एक होता है हमारा डाइवर्जिंग। तो जो कन्वर्जिंग होता है वो क्या करता है, रेज को, जो भी पैरेलल रेज आ रही है उनको एक जगह करता है, मतलब इकट्ठी करता है, कन्वर्ज करता है, दैट्स मीन कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो एक कन्वर्जिंग होता है और एक डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे एक रियल फोकस होता है, उस पे जाके मीट हो रही होती है हमारी सारी लाइंस, और यहाँ पे क्या होता है, ये सारे के सारे क्या करते हैं कि डाइवर्ज हो जाएंगे, फैल जाएगी हमारी लाइंस, ठीक है। तो इसमें ये डाइवर्जिंग होता है इसमें। तो डाइवर्जिंग में है ना, ये कभी भी उधर मिलेगी नहीं, तो मीट करवाने के लिए पीछे बढ़ाना पड़ेगा और किसी न किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करेगी। तो इसको बोलेंगे क्या, हमारा वर्चुअल फोकस, ध्यान रखना। इस साइड इधर वर्चुअल फोकस होता है, इधर रियल फोकस होता है, ध्यान रखना। तो ये क्या हुआ हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है, और वो हमारा क्या हुआ, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स, और वो क्या हुआ हमारा कॉनकेव। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स एक कर्व, एक कर्व क्या, आउटवर्ड की तरफ, ध्यान रखना, ऐसे वैक्स टाइप से बन रही होगी, ध्यान रखना ये, ठीक है, इसलिए कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, कॉनकेव, मतलब एक कर्व इनवर्ट, ध्यान रखना, एक कर्व क्या है, इनवर्ट की साइड ऐसे कर्विक होगी, ध्यान रखना। तो दोनों का मतलब ये हुआ, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स में ध्यान रखना ऐसे बाहर की साइड कर्व रहेगा, आउटसाइड, और उसमें इनवर्ट रहेगा, ओके। अब चलते हैं हम कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं हम। तो ध्यान रखना, जो कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस क्या है, एक स्पेरिकल सरफेस है, आउटवर्ड है, इसमें ध्यान रखना, इसकी जो सरफेसेस होती है वो आउटवर्ड होती है, और इसमें क्या होती है, इनवर्ट होती है। ये दोनों में डिफरेंस है। फिर इसमें क्या है, ये सब के सब क्या करती है, कन्वर्ज करती है सभी को, है ना। और दूसरा ये क्या है, ये डाइवर्ज करती है, सभी रेज को क्या करती है, डाइवर्ज करती है ये, ओके। देन तीसरा, इसके अंदर ये ध्यान रखना, ये रियल फोकस पे सबके सब कन्वर्ज हो रही होती है। तो इसमें जो फोकस होता है वो हमारा कैसा होता है, रियल फोकस होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स में। और इसके अंदर जो भी हमारा फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है, ध्यान रखना, क्योंकि इनको हम वापस मीट करवाते हैं, तो यहाँ पे अपीयर होते हुए दिखती है, तो ये वर्चुअल फोकस मिलता है हमें, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है। फिर दूसरा डिफरेंस, फोर्थ नंबर का डिफरेंस, इट इज ए थिकनेस इन द सेंटर, ध्यान रखना, इट इज अ थिक इन द सेंटर एंड थिन इन द एजेस। तो थिन तो होता है एजेस पे, और थिक होता है मतलब मोटा होता है बीच में से, ध्यान रखना। और इसमें जस्ट इसका उल्टा, इसमें क्या होता है, देखो ये इसका मतलब ये थिन तो यहां से हो गया और थिक यहां से हो गया, ठीक है। और इसमें जस्ट इसका उल्टा, कि थिन तो बीच में से होगा, सेंटर में, थिन इन द सेंटर और थिक इन द एजेस। तो एजेस पे तो क्या होगा, थिक होगा, और बीच में थिन होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आएंगे इसके, समझ गए, वेल एंड गुड। आगे चलो। अब इसके कुछ टर्म्स हैं, तो टर्म्स देखो, ये क्या है, ये भी एक कर्विक सरफेस से है। तो कर्विक सरफेस में हम मान सकते हैं ये जो ऐसी सरफेस आई है, ये कहां से आई होगी, एक तरह से ध्यान रखना। तो ये सरफेस आई है हमारी, एक स्फीयर का एक पार्ट काटा है और दूसरे एक स्फीयर का दूसरा पार्ट काटा है, एंड ऐसे दोनों स्फीयर के दो पार्ट काट लो और उसको ऐसे चिपका दे, तो एक ऐसी डिजाइन बन रही होगी हमारे पास। ये देखो ऐसी डिजाइन बन रही है ना। तो ये दो ग्लास या फिर दो स्फीयर की सरफेस से ही मिलता है हमें। तो ये ध्यान रखना, ऐसे फाउंड होता है हमें। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये एक स्फीयर S1 है, एक दूसरा स्फीयर S2 है। तो ये इधर वाला जो पार्ट है ना, वो स्फीयर 2 का पार्ट होता है, और ये इधर वाला पार्ट हमारा स्फीयर 1 का पार्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सेंटर्स आते हैं। दोनों
तो दो सेंटर होंगे, दो स्फीयर है तो, ठीक है। तो इनके ध्यान रखना दो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ध्यान रखना। तो ये सबसे पहले दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, ध्यान रखना। और इसके अंदर हम ऐसे मिलाए और दोनों को ऐसे जाके बनाए हम, तो ऐसी शेप बन रही होगी, तो इनमें भी सेंटर तो वही रहेंगे, है ना, दो ही सेंटर रहेंगे। तो ध्यान रखना सबसे पहले जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो, सेंटर ऑफ द स्फीयर हु इज द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ध्यान रखना, C1 एंड C2, ठीक है। फिर आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर में, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का मैं ये मतलब समझ गए, ध्यान रखना। द रेडियस ऑफ द, यहां पे है रेडियस, ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में द रेडियस ऑफ द स्फीयर हु इज द पार्ट ऑफ द सरफेस द लेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखना, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी जो भी इस स्फीयर की जो रेडियस होगी वो ही इसकी रेडियस होगी। तो इसका मतलब ये इसके लिए रेडियस और ये इसके लिए रेडियस, ध्यान रखना, ये दोनों की लेंथ अलग अलग हो सकती है, R1 और R2। यहाँ पे रेडियस भी दो मिलेगी हमें, ठीक है। फिर R1 R2, ठीक है। तो जैसे ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं, क्योंकि इधर भी क्या होता है, अंदर की साइड भी क्या होता है, तो इसलिए कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान रखना। और ये किसका पार्ट है, एक तरह से ये स्फीयर का पार्ट है। तो ये ऐसे लेंस कब बनते हैं, जब हमारे दोनों इनसाइड, एक तो आउटवर्ड और एक आउटसाइड इनसाइड है ना, तो इन ध्यान रखना ऐसी पॉजिटिव ये होती है, इसमें दोनों में मिला के बनता है। और उस वाले में ध्यान रखना दो अलग अलग स्फीयर रहेंगे, लाइक ऐसे इस टाइप से, और दूसरा ऐसे इस टाइप से, तो होलो स्फीयर, ध्यान रखना। तो इसमें जो रेडियस लेंगे वो कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे, ध्यान रखना, इसमें पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे बट ये काम के नहीं है, अपने जो काम के हैं वो आगे आएंगे। फिर आती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये रेडियस हो गई थी। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, हमारी सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, ध्यान रखना, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर्स, ध्यान रखना। तो वो होती है, ध्यान रखना, लाइक ये, ठीक है, C1 C2 को मिलाने वाली लाइन, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। देन ऑप्टिकल सेंटर, तो बेटा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल सेंटर जो है ना, वो बेसिकली आपका जो सेंटर है, किसका, जो सेंटर है आपकी, जो भी दोनों आपका जो ये था पूरा का पूरा लेंस था, उसका सेंटर, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इधर बन रहा है, ओके, ठीक है, चलने दो, मैं काट दूंगा, उसमें टाइम देख लूंगा साथ, ठीक है। देखो हमने प्रिंसिपल एक्सिस देख लिए, इसकी सेंटर को मिलाने वाली लाइन होती है। फिर उसके बाद में ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, लेंस का बीच वाला सेंटर, ध्यान रखना, ये होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी हो जाएगी, द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच इज द लाइट इज रे पास थ्रू द विदाउट चेंजिंग, जिसके तरह से मतलब लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे जो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें लाइट एकदम विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन सीधी की सीधी चली जाती है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम ऑप्टिकल सेंटर, ओके। तो ये थोड़ा स्पेशल है, ध्यान रखना, इससे पहले तो मिरर में पढ़े थे हम चीजें, बट लेंस में ध्यान रखना, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में पूछे तो आपको यही लैंग्वेज लिखनी है कि एक इनसाइड, एक लेंस के इनसाइड एक पॉइंट होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस से आने वाली जो रे होती है या फिर कहीं से भी रे आने वाली होती है, वो एकदम विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन सीधा का सीधा पास हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और टर्म्स होती है हमारी, लाइक प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जैसे इसमें मैंने बताया था कि इधर रियल फोकस, इधर वर्चुअल फोकस। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स में क्या होता है, हमारा रियल फोकस मिलता है, जहां पे सारी जो रेज है वो एक जगह मिलती हैं, उसको हम रियल फोकस बोलते हैं, F1, ठीक है। तो व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट्स एट द कॉन्वेक्स लेंस, दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, ध्यान रखना, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस जिस पॉइंट पे ये कन्वर्जिंग होती है, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, फोकस बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखना तो ये फोकस है। और आपका दूसरा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उधर से लाइट आ रही है तो इधर मिलेगा, सिंपल बात है, दोनों बात एक ही, ध्यान रखना, लाइट आ रही है तो कन्वर्ज हो रहा है जिस पॉइंट पे, तो वही फोकस है हमारा।
हो सकता है इधर से लाइट आए, हो सकता है इधर से लाइट आए, ठीक है। देन दूसरा है F1 F2, दोनों के दोनों हमारे कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस के, ध्यान रखना फोकस है, ये फोकी बोलते हैं इनको, फोकी पॉइंट्स, ठीक है। फिर आता है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस में क्या होता है बेटा, ऐसी वाली डिजाइन होती है हमारी, ठीक है। तो इसमें जो भी लाइट आती है, पैरेलल आती है, तो वो क्या होगी रिफ्लेक्शन के बाद में, है ना, तो क्या होगी, फैल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो डाइवर्ज होने पे ऐसे दूर जाएगी तो कभी मिलेगी नहीं, तो इनको मिलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये अपीयर होगी किसी न किसी एक पॉइंट पे, तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा, फोकस पॉइंट होगा वो, जहां पे ये कन्वर्जिंग। तो ये कौन सा होगा, वर्चुअल फोकस, है ना। तो ध्यान रखना, व्हेन लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव, ध्यान रखना कॉन्केव लेंस, दे आर डाइवर्ज एंड appear to be become from a point on the principal axis. This point is called focus point. Okay, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस पॉइंट। जब पैरेललाइज ऐसे डाइवर्ज होने के बाद में जिस पॉइंट पे अपीयर हुए, है ना, अपकमिंग अपीयर हुए, तो वो पॉइंट हमारा फोकस पॉइंट होगा, ध्यान रखना। ओके, देन नेक्स्ट तो ये F1 F2 लाइक इधर से भी आपकी रेज जा सकती है, ध्यान रखना। तो F1 F2 दोनों के दोनों क्या होते हैं, फोकस होते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें मैंने बताया कि इसमें क्या रियल फोकस मिलता है और इसमें क्या है, अपने को वर्चुअल फोकस मिलता है बेटा, ध्यान रखना। लेंथ ऑफ द फोकस क्या है बेटा, जो ऑप्टिकल सेंटर से F की डिस्टेंस है, या इधर ले लो या इधर ले लो, ये क्या होगी हमारी रेडियस होगी, ध्यान रखना। ये लेंथ होगी, फोकस लेंथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट तो ये ध्यान रखना, ये वाली जो लेंथ है वो ये फोकस लेंथ है। तो इसमें ये यूज लेते हैं हम, और इसमें ये वाली यूज लेते हैं, क्योंकि इसमें इधर मिल रहा होता है हमें, है ना, इसीलिए। समझ गए, चलो वेल एंड गुड। ध्यान रखना, रे डायग्राम समझते हैं इसका। अब देखो रे डायग्राम में इसमें देखो उल्टा दिख रहा है, उधर कोई ऑब्जेक्ट है, हमें उल्टा दिखता है ना। तो ये सारी चीजें देखेंगे इसके, कि रे डायग्राम में इसकी इमेजेस कैसे दिखती है ना, हमें उल्टी क्यों दिखाई देती है, हम सीधे देखने पे उल्टी क्यों दिखाई देते। तो ये सब लेंस की वजह से है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लेंस शोइंग ए डिमिनिश्ड एंड इन्वर्ट इमेज। ध्यान रखना, लेंस कैसी इमेज रिप्रेजेंट करता है हमें, डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, मतलब बहुत बड़े बड़े पर्वत है इसके पीछे, और लेंस में हमें देखो दिख रहा है ना छोटे सा, और उल्टा दिख रहा है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज शो करते हैं हमें वो। ओके, देन नेक्स्ट, बट एट व्हाट डिस्टेंस इज इट फॉर्म्ड, ध्यान रखना, लेकिन वो कितनी डिस्टेंस पे बन रही है वो इमेज, वो जानने के लिए हम यहाँ पे जानेंगे बेसिक डायग्राम्स, ठीक है। तो बेसिक डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक प्रिंसिपल ये आता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करें और डी को रख के हम ऐसे और ऐसे डिजाइन बनाएं, एक तो इधर और दूसरा डी रख के इधर बनाएं, तो हमारा जो फॉर्मेशन होगा वो क्या बनेगा बेटा, लेंस बनेगा। कौन सा, कन्वर्जिंग लेंस। ओके, तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस बन गया हमारा F2 F1, ये सारी चीजें डिस्टेंसेस वगैरह हम बता दिए, F1 F2 to F1 to F2। ओके, चलो नेक्स्ट, रूल फॉर द मेकिंग रे डायग्राम, ठीक है। तो इसमें रे डायग्राम में सबसे पहला रूल जो हमारा है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले यदि पैरेलल रे आ रही है आपकी, ठीक है, यदि पैरेलल रे आ रही है आपकी, ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे पैरेलल रे आ रही है, तो आपको ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे सबसे पहले क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कि आपकी रे कहां से जाएगी, फोकस से। फर्स्ट रूल यही है ना। और दूसरा रूल क्या है बेटा, रूल नंबर सेकंड, कि आपका कोई रे फोकस से जा रही है तो वो जाते टाइम क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, और फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ध्यान रखना। ओके, ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आ जाने चाहिए। फिर तीसरा रूल क्या है, यदि कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से एकदम सीधे चली जाती है, डज नॉट चेंज द डायरेक्शन, ध्यान रखना, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन वो सीधी की सीधी चली जाती है। ओके, देन इसके अलावा और कोई वो रहते नहीं है अपने पास। ये तीन रूल आपको ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट, अब सबसे पहले इसके केसेस पढ़ते हैं हम। तो पहला नंबर का केस अपना आता है यहाँ पे, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है बेटा, बियॉन्ड 2F1। बियॉन्ड 2F1 का मतलब है आपका ये F1, ये 2F1 है ना, और ये F2, ये 2F2 है। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट कहां पे है, इधर की साइड, यहाँ पे प्लेस्ड होगी। तो यहाँ पे प्लेस्ड है, इसका मतलब अब हमें देखना है इसकी इमेज फॉर्मेशन। तो ये ऑब्जेक्ट आया हमारा, और हमने सबसे पहले रूल नंबर 1 लगा दिया, पैरेलल रेज गई। देन उसके बाद में रेज कैसे चली गई, पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे
दूसरी, क्योंकि हमें रे मतलब जो इमेज बनानी है उसके लिए कम से कम 2 रे मूव करवानी होगी ऑब्जेक्ट से। तो पहली रे तो हमने पैरेलल मूव करवाई, 2 फोकस से चली गई। दूसरी रे हमने कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, वो डज नॉट चेंज द पोजीशन, है ना, तो वो पोजीशन चेंज नहीं करती, सीधी की सीधी निकल जाएगी। तो ये देखो एकदम सीधी निकल गई। तो डायग्राम कहां बन रहा है, इमेज कहां बन रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे आया, तो हमारी इमेज वहां पे बन जाएगी हमारी। और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ओके, तो हमने देखा कि 2f के पीछे है, तो वो f और 2f के बीच में बन रही है ना। तो ये सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट, ये हमें यहां से ऑब्जर्वेशन क्या मिली बेटा, कि f2 और 2 इसकी जो इमेज की पोजीशन है, ध्यान रखना ये इमेज की कहानी बता रहा है ये सारी की सारी, ठीक है, ये इमेज की, कि ये f2 और 2f2 के बीच में बनेगी इमेज हमारी। और कैसी बनेगी, ये नेचर कैसा होगा इसका, रियल होगा। जो भी इसके इधर की साइड बनता है ना, क्योंकि स्क्रीन लगा के हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये रियल इमेजेस मिलती है इधर की साइड, और इधर मिलेगी तो वर्चुअल। ओके, लेंस पे जस्ट उल्टा होता है मिरर का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर, ये है ना, इससे बहुत छोटी मिलेगी, यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे स्मॉलर होती है, ये थोड़ा ऑब्जेक्ट आपका बड़ा होता है ना, तो इमेज आपकी छोटी सी मिलती है, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, स्मॉलर मिलेगी। फिर आपका 8f2, तो आपका ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ पे आ गया, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ गया। तो अब इस वाले केस में क्या करना है, वही पैरेलल भेज दो, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, तो हमारी जो इमेज होती है वो 2f की 2f पे ही मिलती है। अभी देखते हैं कैसे, देखो ये कैसे गया, ये एक पैरेलल गई और उधर जाके फोकस से चली गई, एक सीधी चली गई, और वो कहां पे मिल रही है हमारी जाके 2f2 पे। ओके, तो 2f2 पे जाके मिल गई है। अब उसमें देखो, ये इसमें क्या होता है, इक्वल साइज में जब 2f है, याद करो इमेज का, मिरर का, तो मिरर में जब सेंटर पे होता था तो सेंटर का सेंटर पे मिलती थी, नीचे इमेज मिलती थी। इसमें भी वैसा ही है, ये भी सेंटर ही है, 2f को सेंटर बोल सकते हो आप, कि सेंटर पे है तो इधर भी सेंटर पे बनेगी, इक्वल साइज में बनेगी, बट इन्वर्टेड बनेगी बस, है ना। तो ये यहाँ पे है आपका, है ना, ऑब्जेक्ट, तो इमेज आपका 2f पे बनेगा, बट और इक्वल बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, ध्यान रखना। तो हम इसमें कैलकुलेशन क्या क्या बता सकते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेशन बता सकते हैं हम, कि ये किस पे है, 2f पे बना है, रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, और सेम साइज बना है, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट, अब आता है इन दोनों के बीच में, देखो पहले इमेज यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आया, अब यहाँ पे, मतलब ऐसे जाता जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट, तो अब यहाँ पे है, ठीक है, इस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन पे है आपका, तो आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि कैसे, किस तरीके से आपका यहाँ पे डायग्राम, इसका इमेज कैसे बनेगी। अब देखो 2f और f के बीच में चला गया, और आपकी इमेज पहले इधर थी और इधर जाती जा रही थी, तो वो आगे जाती जा रही है, आपकी इमेज आगे जाती जा रही है, जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है वैसे इमेज आगे जाती जा रही है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसके बीच में है ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में, तो आपका जो इमेज, इसके लिए रे डायग्राम बनाओ, एक सीधी भेज दो, f2 से जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, तो आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही होगी, 2f की भी आगे जाके इंटरसेक्ट हो रहा होगा इसका, है ना। तो वहां पे कितना है, a डैश b डैश, है ना, तो ये वाली डिस्टेंस होगी उसमें। तो इसके लिए हम वापस लिख सकते हैं क्या, तीनों चीज लिख सकते हैं, क्या क्या, कि ये f2 के उधर बियॉन्ड 2f2, ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और लार्ज होगी। इन्वर्टेड तो फिक्स है कि इन्वर्टेड सभी है ना, तो और लार्जर है, मतलब यहाँ पे इक्वल साइज थी, यहाँ पे स्मॉल थी, यहाँ पे इक्वल थी, यहाँ पे लार्ज, जैसे इधर जाते जा रहे इमेज आपकी बड़ी बनती जा रही है। ओके, देन फिर हम पढ़ेंगे f1 पे, तो f1 पे जो भी इमेज होगी, तो वो देखो यहाँ से एक हमारा रूल है कि पैरेलल गई तो f2 से जाएगी, है ना, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो देखो ये हमेशा क्या हो जाएगी, f2 पे। अब ये दोनों के दोनों जो रेज है ना, ये दोनों हमेशा पैरेलल रहेगी, तो इनकी है ना जाके इन्फानाइट पे बन रही होगी हमारी। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी जो इमेज है वो कहां पे जाके बनती है, इन्फानाइट पे। और कैसी बनती है, रियल बनती है, उधर ही बन रही है, और इन्वर्टेड बनती है, देखो उल्टी बन रही होगी, बहुत बड़ी बन रही होगी, है ना, और वेरी लार्ज एंड लार्ज बन रही होगी, ध्यान रखना, सबसे बड़ी इमेज इन्फानाइट पे मिलती है हमें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, रियल, इन्वर्टेड और वेरी लार्ज, एट इन्फानाइट, क्योंकि पैरेलल हो गई तो पैरेलल रेज को कहां मानते हैं हम, इन्फानाइट पे जा रही है, वो पता नहीं कहां जाके इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, है ना, तो वहां पे जाके मिल रही है। ओके ओके, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड o, तो अब ये है ना, अब ऑब्जेक्ट आपका बीच में आ गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो अब यहां से आपकी इमेज करना है, तो एक तो पैरेलल भेज दो फोकस से, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो। अब देखो ये क्या है, ये ऐसे पैरेलल थी, अब पैरेलल से भी ऐसे हो गई है, तो ये एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो वो कभी इंटरसेक्ट होगी ही नहीं, है ना। तो उनको इंटरसेक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा हमें,
है ना। तो बैकवर्ड में हम उनको फ्लो करवाते हैं तो पीछे की जाके इंटरसेक्ट होती है, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, तो आपकी इमेज यहां पे बनेगी, ये आपकी क्या है, इमेज है, ध्यान रखना, इट इज बीडेस। ठीक है, तो लास्ट वाले केस में क्या होता है, जो इमेज है हमारे रियल से वर्चुअल बनना स्टार्ट हो जाती है, अब उधर नहीं बन रही, अब इधर की साइड बन गई है ना, तो ये इमेज कैसी हो जाएगी बेटा, वर्चुअल हो जाएगी, ध्यान रखना, है ना। ऑन द सेम साइड मतलब इधर की साइड ही बन रही है ना, और कैसी बन रही होगी, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज, इरेक्ट भी है, सीधी भी बन रही है ना, और लार्ज भी बन रही है, ध्यान रखना ऐसा होता है। ठीक है, अब सिंपल माइक्रोस्कोप में ऐसा ही होता है, ध्यान रखना कि आपने जब भी फोकस से पहले ले लेते हो आप, है ना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप ऑब्जेक्ट रख लेते हो, जैसा माइक्रोस्कोप होता है आपका, ये सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना, तो उसको आप है ना बुक को आप उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ले लेते हो पेज को, तो पेज बड़ा बड़ा दिखने लग जाता है ना, क्यों दिखता है, क्योंकि उसकी इमेज इरेक्ट दिखती है ना, इरेक्ट दिखती है और लार्ज दिखती है ना, तो ये जो लास्ट केस है उसका एग्जांपल है, ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना इसको, माइक्रोस्कोप में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस लेंथ एंड कॉन्वेक्स लेंथ, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट, ध्यान रखना ये वर्चुअल और इरेक्ट बनती है हमारी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलो नेक्स्ट। ठीक है, और ये 20 टाइम्स होती है आपकी, ऑब्जेक्ट से 20 टाइम्स होती है, इसीलिए तो काफी सारी चीजें देखो यहाँ पे है ना, ये सिंपल माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं कि कोई भी छोटी छोटी चीजों को देखना होता है ना, कभी भी किसी चीज को सही करना होता है या फिर मैकेनिक वगैरह, तो ये यही चीज यूज करते हैं, ध्यान रखना। जैसे ये देखो हमने, है ना, ये पीरियोडिक टेबल वगैरह में पढ़ते हैं ना, तो ये माइक्रोस्कोप को देख रहे हैं तो एकदम भी बड़ा दिख रहा है ना, तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखना, माइक्रोस्कोप के यूज है ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट पे ऑब्जेक्ट हो आपका, तो ध्यान रखना वो कहां पे दिखेगा आपको, फोकस पे, है ना। जैसे लाइक सन है, तो सन को हम देखते हैं ना दूर से माइक्रोस्कोप में, तो हमारा एक छोटा सा डॉट पॉइंट दिख रहा होता है, और वो डॉट कहां पे बन रहा होता है, उसके फोकस पे, ध्यान रखना। तो ये फोकस पे इसकी इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है आपका, इन्फानाइट पे होता है बेटा। ठीक है, समझ गए ना। ध्यान रखना इसमें एट इन्फानाइट पे होता है। ठीक है, वेल एंड गुड। तो एट फोकस पे ध्यान रखना, ठीक है, और रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और पॉइंट इमेज होगी, समझ गए, लाइक ए सनलाइट, है ना। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस से ही ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा गया है, लेंस इज टू गेट द रियल इमेज, और रियल इमेज बना रहा है, ओके, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उस साइज, उसकी ऑब्जेक्ट साइज कहां पे होगी, इसमें दे रखा है पहला एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। ठीक है, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि रियल इमेज बननी चाहिए और कहां पे बननी चाहिए, है ना। तो क्या है, वेयर इज शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज, देखो ये बोल रहा है बेटा कौन से, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है हमारा, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस के सामने आपकी इमेज है, और उसकी रियल मतलब इधर ही बनती है हमारी, ध्यान रखना, इमेज, है ना। तो ये इमेज के बारे में बात कर रहा है, ध्यान रखना कि रियल इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कहां पे रखेगा, एक तरह से ध्यान रखना, ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन में बताना है आपको, है ना। तो रियल इमेज कहां पे बन सकती है, एट द प्रिंसिपल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखो एट इन्फिनिट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस एट विच ट्वाइस द फोकस लेंथ, या मतलब ये ट्वाइस ऑफ द फोकस लेंथ का मतलब सेंटर पे, है ना, और एट इंफिनिटी पे, या फिर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस, ध्यान रखना, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो कहां पे रखे, कौन सा ऑप्शन इनमें से है, या तो बता रहा है वो कि फोकस पे, तो देखो फोकस पे रखने पे इन्फानाइट पे बनती है, हमें कैसी इमेज चाहिए बेटा, रियल इमेज चाहिए, है ना, रियल इमेज चाहिए, और कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस से आपको पता है एफ से स्टार्ट होती है, 2f से, और फिर इन्फानाइट इधर चलती रहती है, मतलब पहले छोटी रहती है ना, और इस पे सेंटर पे इक्वल साइज की बन जाती है, और फिर आगे बनती जाती है ना, ऐसे बड़ी बनती जाती है ऐसे। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे चलती जाती है, तो वो सारी की सारी इमेजेस हमारी रियल होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो
वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस्ड करें, ध्यान रखना, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ, है ना। तो ये सारी की सारी रियल इमेजेस है, तो ये कहाँ पे रख सकते हैं, या तो एफ पे या 2F पे, मतलब सेंटर पे, या फिर इसके पीछे। तो कौन सी जगह रख सकते हैं हम जिसमें रियल इमेज मिले। तो यहाँ पे देखो रियल इमेज बोल रहा है ना, तो रियल इमेज तो वो सारी इमेजेस ही मिलती है हमारी, कहाँ कहाँ पे, इस पे फोकस पे तो इन्फानाइट पे पहुंच जाती है ना। 2F पे मतलब फोकस लेंथ का डबल मतलब 2F पे, 8 इन्फानाइट पे रखते हैं तो फोकस पे बनती है हमारी, वो भी इमेज रियली होती है। बट ये वाला नहीं होगा, ध्यान रखना, ये बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर लेंस एंड फोकस, इनके बीच में नहीं होगी, ध्यान रखना। ये सारे ऑप्शन ही ठीक है इसके, है ना, बट ये ऑप्शन नहीं होगा, देखो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी कॉन्वेक्स लेंस होता था हमारा, तो इसमें आप यहाँ पे रखते थे फोकस और इसके बीच में, ध्यान रखना। तो इसकी इमेज कहाँ पे मिलती थी हमें, इसकी इमेज पीछे मिलती थी यहाँ पे, और ये वर्चुअल इमेज मिलती थी हमारी, है ना, ध्यान रखना ये आपको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, देखो, वन हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्ट विद ए ब्लॉक विद ए ब्लैक पेपर, ध्यान रखना, हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्ट विद ए हाफ। देखो ये बोल रहा है कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना, ऐसा है ना, तो उसको हम किससे करें, ब्लैक पेपर से, आधा आधा ब्लैक पेपर, मतलब ऐसा लेंस आपका, तो उसको आधा है ना ब्लैक पेपर से कवर कर दें हम, ठीक है। तो लेंस विल बी द प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या पूरा का पूरा जो आपका लेंस है ना, वो पूरी की पूरी का इमेज बनाएगा, खुद सोचो, नहीं बनाएगा। क्यों? बनाएगा तो सही, इमेज तो एक ही बनेगी, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ध्यान रखना। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे इसके ब्लैक पेपर लगा दिया इस पे, है ना, इधर की साइड ब्लैक पेपर लगा दिया, तो इसकी रेज इधर से जाना बंद हो गई, इधर से जा रही है हमारी, एक सीधी जा रही होगी ऐसे, तो इमेज तो बन रही है ना। लेंस विल प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज बनाएगा, बट ध्यान रखना इसकी जो इंटेंसिटी है बेटा, है ना, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज रिड्यूस्ड, ध्यान रखना, उसकी जो चमक है ना उसकी, वो कम हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसकी इमेज मतलब थोड़ी सी ब्लर दिखाई दे रही होगी हमें, बाकी इमेज तो उसकी बनेगी, ध्यान रखना, ऐसे इमेज कहीं ना कहीं बनेगी, ध्यान रखना, ऐसे इमेज तो बन रही होगी उसकी, है ना, बट ध्यान रखना उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी का ध्यान रखना आप, ठीक है। अब इसके यूज देख लेते हैं हम, इसके यूज क्या क्या है बेटा, देखो यहाँ पे इसके यूज है आपके, जैसे मेकिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, है ना, स्लाइड प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे इसके यूजेज है, ध्यान रखना, किसके, कॉन्वेक्स के बेटा, कॉन्वेक्स ही पढ़ रहे हैं अभी तक हम, है ना, ठीक है। तो ये इसके यूजेज है। दूसरा यूज है हमारा सिंपल, जो सिंपल कैमरा होता है उसमें यूज होते हैं एज ए मैग्नीफाई लेंस, है ना, वॉच मेकर वगैरह, वो जो वॉच वगैरह में देखते हैं ना क्या है क्या नहीं है, कैसे सही करना है, तो वो सब के सब, जैसे ये ऐसी वाली जो होती है, उनमें सब में क्या होता है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ध्यान रखना। और इधर और यूज है, जैसे यूज इन स्पेक्ट्रल्स टू द करेक्ट डिफेक्ट इन विजन ऑफ द, ये आपके आई चैप्टर में आता है ना, उसको भी ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस का हमें ग्लासेस लगाने पड़ते हैं ताकि हमारा हाइपरमेट्रोपिया ठीक हो सके। ये वाली जो डिफेक्ट आता है हमारे आई चैप्टर में आएगा, इससे अगला वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ये हमने रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द रे डायग्राम, ठीक है। तो इसमें रूल नंबर आपको पता ही है, किसका पढ़ रहे हैं अब ये हम कॉनकेव का पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉनकेव में कैसा होता है बेटा, कॉनकेव साइड, ये वाली केव साइड होती है दोनों साइड, तो ऐसे बनता है कॉनकेव, ध्यान रखना। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, यही वो दोनों फोकस, तो इधर F1 होता है, उसमें इधर F1 होता था, इधर F1 होगा इसमें, ध्यान रखना, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है, मिलती हुई लाइंस हमारी यहाँ पे मिलती है, तो F1 इधर, टू F1 इधर, F2 इधर, टू F2 इधर, ध्यान रखना, सेकंड फोकस उधर होता है हमारा, ठीक है। क्योंकि रेज हमारी ऐसे जाती है तो ये डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज करके हम पीछे मिलाते हैं तो ऐसे जाके मिलती है हमारी, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला रूल तो अपना यही है कि कोई भी पैरेलल रे आई तो वो फोकस पे अपेयर होएगी, ध्यान रखना, ठीक है, अपेयर टू द कमिंग फ्रॉम द फोकस, ये ध्यान रखना, ऐसे दिखेगा हमें। दूसरा रूल है इसका, फटाक से देख लो, दो ही रूल चलेंगे इसमें, ज्यादा नहीं चलेंगे, ठीक है, कि ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो एकदम सीधी सीधी निकल जाती है, ध्यान रखना। ये दो रूल आपको काफी है डायग्राम बनाने के लिए कॉनकेव में, ठीक है। तो ये पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड डेविएट, मतलब सीधी चली जाती है एकदम, ठीक है,
ये दोनों रूल ध्यान रखना है आपको। देन रूल नंबर 3, प्रिंसिपल इसके एकदम इसके फोकस की तरफ आ रही है ना, तो वो पैरेलल हो जाएगी, जो हमें हमारे कई काम की नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना यदि इसके फोकस की तरफ हो सकता है क्वेश्चन बन जाए आपके लिए ना, ऐसे स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कि उसके F2 क्वेश्चन F2 मतलब सेकंड फोकस है ना, उसकी तरफ कोई रे आ रही है तो वो कैसे जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में वो जाएगी, ध्यान रखना पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना आपको। ओके, देन हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से रे हमेशा इधर से आ रही है ना। इफ द इंसिडेंस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो हम आगे देखते हैं, तो ये ध्यान रखना ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और डाइवर्ज रेज को हम कभी नहीं मिला सकते, तो उनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ऐसे अपीयर करवाना पड़ेगा। तो अपीयर करने पे यहाँ पे मिलती है, वो फोकस पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फानाइट पे है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका कहां पे बेटा, ध्यान रखना इन्फानाइट पे, मतलब बहुत दूर है आपका, है ना, मतलब एक बहुत दूर डिस्टेंस पे रखा हुआ है इन्फानाइट पे। तो इन्फानाइट से आने वाली रेज कैसी होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल होगी तो डाइवर्ज होगी तो मिलेगी कहां पे, फोकस पे। तो हमारी जो इमेज होगी वो कैसी रहेगी, एक पॉइंट साइज होगी, बिल्कुल छोटी सी, है ना। तो इसके बारे में हम देख सकते हैं अब वापस से, ठीक है। तो देखो इसके बारे में वही सारी चीजें वापस, क्या क्या, इमेज कहां पे, फोकस, इमेज कहां पर है, इमेज की पोजीशन कहां पे है, फोकस पे। और इस इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल, इधर बन रही है तो वर्चुअल, उधर बनती है तो रियल, इधर बनती है वर्चुअल। तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और पॉइंट इमेज होगी, एकदम छोटी सी इमेज होगी, ठीक है। पहला केस ये है। दूसरा केस दूसरा केस देखते हैं हम, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F एंड F1 के बीच में, ठीक है। तो इसके बीच में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रे क्या आएगी, यहाँ पे आएगी, तो रेस एकदम सीधी सीधी ऐसे जाएगी, है ना। तो इमेज हमारी कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे, और ये फिक्स है, या तो इन्फानाइट पे फोकस में मिलती है, और अब फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही चलती रहेगी आपकी रे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे रे मिलती जाएगी। अब इसकी पोजीशन वगैरह हम वापस देखें तो वही है, सेम पोजीशन कहाँ पे दिख रही है तुम्हें, O और F के बीच के, है ना। एट फोकस, ध्यान रखना, नहीं 2F और F1 के बीच में है, मतलब इधर है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना एट फोकस नहीं हुआ, फोकस एंड C के बीच में होगी, ध्यान रखना इसकी पोजीशन, फोकस और O के बीच में होगी, ध्यान रखना, ठीक है, इसकी पोजीशन, ठीक है। और इसकी इमेज कैसी होगी, वही वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी और स्मॉल होगी, पॉइंट इमेज नहीं होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, ध्यान रखना। और O और P के बीच, O और F के बीच में होगी, ध्यान रखना, समझ गए। तो ऐसी चीज है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसके यूजेज कहाँ पे, वही दो ही केस आते हैं उसमें, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब इसके यूजेज कहाँ कहाँ पे हैं, देखो, यूज ऑफ द आई लेंसेज में, ठीक है, आई लेंसेज में होता है ना, गैलीलियो टेलीस्कोप में होता है ना, गैलीलियो टेलीस्कोप जो काफी दूर की चीजें देखने का काम आता है ना। और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किए जा सकते हैं, यूज इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंसेज टू मेक ए हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसे यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसके अलावा यूज इन द वाइड एंगल ऑफ स्पाई होल इन डोर्स, है ना, जो स्पाई होल होता है ना बाहर, हम दरवाजे के पास में जाके देखते हैं, उसमें से तो बाहर का पूरा दिखाई देता है हमें, है ना, तो छोटा सा छेद है ना, पूरी इमेज दिखाई रहा होता है हमें, तो उनमें यही यूज किया जाता है, ध्यान रखना, कॉनकेव वाला, है ना। तो ये यूजेज आप लिख सकते हो, ये यूजेज आपको ध्यान रखना है ना, ओके, याद रख लेना, लिख सकते हो आप। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन पे है, ड्रॉ द पाथवे ऑफ द लाइट आफ्टर द इंसिडेंस ऑन द लेंस और मिरर, ये लेंस है दोनों, ये मिरर है एक, ठीक है, फॉलोइंग फिगर। तो अब इसमें, अब ये चैप्टर लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है, इसमें एक छोटा सा पावर का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में हम ये PYQs ही करेंगे, ध्यान रखना, है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन ही करेंगे। तो देखो इसमें बोल रहा है कि ड्रॉ करना है आपको, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो ये इसके फोकस पे नहीं आ रही है ना, इसके फोकस से पहले आ रही है वो, तो ये क्या करेगा, फोकस F2 तो इधर है, मतलब फोकस से पहले आ रही है ये, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, थोड़ी सी डाइवर्ज होगी, हो सकता है इधर जा रही हो, है ना। एकदम फोकस पे आ रही होती ना तो पैरेलल चली जाती, लेकिन ध्यान रखना ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे जाती, लेकिन थोड़ी डाइवर्ज हो जाएगी, तो ऐसे जा रही होगी, थोड़ा पैरेलल जाएगी, लेकिन कंप्लीट पैरेलल नहीं जाएगी, है ना। दूसरा मिरर है, मिरर के फोकस से जाती है, तो तुम्हें पता है फोकस से जाती है तो किधर से जाती है, पैरेलल हो जाती है ना। मिरर में तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है,
पहला नंबर का रूल अपना, सेकंड नंबर का कि फोकस से आती है तो पैरेलल हो जाती है। इसमें ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो रूल नंबर याद रखो सेकंड, उसमें क्या होता था, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली सीधी चली जाती थी, सेंटर में होता था ना जैसे कि सेंटर का सेंटर से जाती थी हमारे ना, तो वैसे ही इसमें ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो ऑप्टिकल सीधा सीधा निकल जाती है, अनडेविएट रहती है ना। तो इनके चलो डायग्राम देखते हैं, आंसर देखते हैं। ये देखो ठीक है, ये यहाँ पे फोकस यहाँ पे दिखाया, बट ये ध्यान रखना ये पैरेलल नहीं, ये तो एकदम पैरेलल नहीं बनाया इन्होंने, यहाँ पे ऐसे बनाना चाहिए था इनको, ठीक है, इधर से इधर की साइड, लेकिन एकदम पूरा परफेक्ट पैरेलल नहीं जाएगी, ये इस तरीके की जाएगी, ये जो सेकंड नंबर की मैंने बनाया वैसे जाएगी, एकदम पैरेलल नहीं जाएगी पेंसिल एक्सिस के, ठीक है, ये इसके पैरेलल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी वाली तो मैंने बताई थी कि फोकस से जाएगी तो पैरेलल होगी फिक्स है इसके, है ना, और तीसरी वाली अनडेविएट होके एकदम सीधी निकल जाएगी, समझ गए। तो ऐसे रे डायग्राम आपको बनाने हैं कई क्वेश्चंस में, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आया है, पीवाईक्यूज में एक साथ लूँ तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब लाइक यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है पहला क्वेश्चन है N1 इज ग्रेटर देन N2, है ना, इन कॉन्केव लेंस मेड ऑफ द मटेरियल N1, ठीक है, N1 मटेरियल से बनाया हुआ है ये, ओके, और केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, और ये किसी मीडियम में रखा है, एयर में नहीं रखा, किसी मीडियम के अंदर रख दिया है, ये N2 में रख दिया है, किसी मीडियम में भर दिया है ना, मान लो कोई टब है पानी का और उसके अंदर आपका कॉन्केव मिरर रख दिया है, ये लेंस रख दिया है, ठीक है। A parallel beam of light is incident on the lens. Complete the pathway of the emerging from the light concave lens if N1 is greater than N2. ये बोल रहा है N1 is greater than N2. N2 से ज्यादा N1 का है, इसका मतलब डेंसर ये है और ये रेयर है ना, तो ध्यान रखना ये डाइवर्ज ही होगी, ध्यान रखना। हाँ, तो आगे क्या पूछा है इसमें, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द कॉन्केव लेंस, ध्यान रखना ये यहाँ से डाइवर्ज हो रही है और यहाँ से एकदम सीधी निकल रही है, तो यहाँ पे जब इसमें जा रही होगी डेंसर से रेयर से डेंसर में जा रही होगी तो थोड़ा डेविएट होगी, फिर डेंसर से वापस रेयर में जा रही है तो वापस इमर्ज हो रही होगी, ध्यान रखना, मतलब कन्वर्ज हो रही होगी वापस, ठीक है। तो चलो इसके आंसर देखते हैं, ये ध्यान रखना यहाँ पे बोला है साफ साफ, अच्छा ये इसका आंसर ही था, ध्यान रखना, ये डायग्राम नहीं दिया था मैं, तो इसका डायग्राम ही था, ध्यान रखना, ये इसका आंसर कि N1 इज ए ग्रेटर देन है N2, ध्यान रखना, N1 ग्रेटर देन मतलब ये अंदर डेंसर है, तो ये सिंपल एज ए अपना जो लेंस होता है ना उसकी तरह काम कर रहा है अपना, ठीक है। तो अब देखेंगे हम डाइवर्जेस, ठीक है, ये डाइवर्ज हो जाएगी, जैसे बाहर निकलेगी डाइवर्ज हो जाएगी, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब ये कुछ रीडिंग्स है, कॉन्केव लेंस ऑफ द फोकस लेंथ 50 है ना, तो विच लेटर इज फाउंड इन डिक्शनरी, अच्छा डिक्शनरी में 50 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर वाली से हम पढ़े, 50 सेंटीमीटर फोकस लेंथ वाली से हम लेंस कॉन्केव लेंस से हम पढ़े जिसकी फोकस लेंथ 50 मीटर है, तो उसमें हम डिक्शनरी में पढ़ने पे हमें कौन सी इमेज का लेटर स्मॉल दिखाई देगा, ये बोल रहे यूज टू वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी, है ना। तो इसमें ऑप्शन बताना है आपको कि क्या हमें कॉन्केव से पढ़ना चाहिए, कॉन्वेक्स से पढ़ना चाहिए, कौन से पढ़ना चाहिए, आप खुद सोचो, ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये ऑप्शन है, इनमें से ABCD में से एक आंसर आएगा, ठीक है। बोल रहा है कि जो डिक्शनरी में हम पढ़ते हैं ना वो कौन से लेंस से पढ़ते हैं, पहले तो ये देखो, है ना, और फिर ये देखो कि कौन सा मतलब परफेक्ट रहेगा आपके लिए पढ़ने के लिए, सोचो सोच। तो देखो इसमें आपको पता है हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले कॉन्केव, है ना, और एक कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में ध्यान रखना, कॉन्वेक्स में क्या होता था, हमारी इमेज उल्टी आती थी, है ना, कॉन्वेक्स में, और कॉन्केव में हमारी इमेज सीधी आती थी, तो हमें सीधा का सीधा देखना होता था, है ना, लेकिन बड़ा देखना होता था। तो बड़ा देखने के लिए याद करो आप, यहाँ पे मैं थोड़ा बनाता हूँ, याद करो, ये हमारा कॉन्वेक्स था, है ना, और ये हमारा कॉन्केव था, ठीक है। कॉन्केव में तो है ना इमेज हमारी छोटी सी बनती है, रियल दिखना है हमें, रेड देखना है, डिक्शनरी को ऐसे थोड़ी ऐसे उल्टी पकड़ के ऐसे देखोगे नहीं, सीधी का सीधे ही देखोगे और बड़ा भी देखना चाहोगे आप। तो इसमें
आपकी बड़ी इमेज आपकी छोटी इमेज बनती है। यहाँ पे ये इमेज है ना हमारी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, हमें तो इमेज बड़ी बनानी है ना, तो बड़ी बनानी है और रियल बनानी है। तो इसका इसमें है ना लास्ट वाला जो केस होता था हमारा कि ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रखोगे तो आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी और बड़ी बनेगी, तो ये इमेज यहाँ पे बड़ी बनती थी। इसका मतलब कॉनकेव यूज करूँ या कॉन्वेक्स यूज करूँ? कॉन्वेक्स यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बड़ा देखना है, स्मॉल लेटर्स को बड़ा बड़ा देख के पढ़ना है अपने को, ऐसे ऐसे पढ़ना है ना। तो इसका मतलब मैं यूज करूंगा कौन सा? कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स में ये बताओ, यहां पे मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है 50 के सेंटीमीटर में, तो इमेज मेरी दूर बनेगी थोड़ी सी, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? देखो कॉन्वेक्स 50 सेंटीमीटर फोकस लेंथ वाला, या फिर कॉन्वेक्स। देखो या तो ऑप्शन ये ठीक होगा या फिर ऑप्शन ये ठीक होगा, है ना। अब ये बोला कि या तो 5 सेंटीमीटर वाला, अब 5 सेंटीमीटर वाला तो बहुत छोटी सेंटीमीटर हो जाएगी उसकी, है ना। तुम कॉपी को एकदम टच थोड़ी कर दोगे, तुम्हें इमेज भी तो बनानी है। तो ऑप्शन कौन सा आंसर आ रहा है तुम्हारा? तो आंसर तुम्हारा सी नंबर का आएगा, ध्यान रखना इसमें, 5 सेंटीमीटर वाला। क्यों? क्योंकि जितनी फोकस लेंथ कम होगी उतना ही तुम्हें क्लियरिटी से दिखाई देगा, ध्यान रखना, क्योंकि पास में से देखना है। क्योंकि ये पास में कब आ जाएगा? जब ये एकदम पास में रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो इमेज आपकी बड़ी बड़ी बन के दिखाई दे रही होगी आपको। तो वो एकदम उसके पास में तो रखते हैं, ऐसे थोड़ी इतनी दूर रखते हैं और फिर बन जाती है, नहीं रखती है ना। तो ध्यान रखना 5 सेंटीमीटर वाले पे ही आपको आंसर टिक करना है। समझ गए? कार्टेशियन साइन रूल ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब इसका लास्ट लेक्चर आपका यही रहेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इधर माइनस साइड, उधर पॉजिटिव साइड, ऊपर प्लस साइड, नीचे नेगेटिव साइड, ठीक है। तो ये सारे के आप कार्टेशियन सिस्टम में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वो मिरर वाले यूज करने हैं। लेंस फॉर्मूला में आपको ये पता ही है तीनों एफ यू वी क्या होते हैं, तो इसमें ध्यान रखना फॉर्मूला होता है 1/v 1/u 1/f, है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारा h2/h1, है ना। जो इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज होती है उसको m बोलते हैं, और m हमारा v/u के बराबर होता है, ध्यान रखना। इसमें v/u याद रखना, इसमें पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे नेगेटिव आता है। मिरर वाले में उल्टा था, यहाँ पे प्लस आता था तो यहाँ पे माइनस आता था, है ना। इसमें यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। m2 is a greater than, ध्यान रखना, greater than 1, ध्यान रखना। यदि आपके ये बता रहा है m की वैल्यूज यदि आपकी वही m की वैल्यूज भी यहाँ पे यदि ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब बड़ी साइज है, बिग साइज में इमेज बन रही है। और m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब स्मॉल साइज में बन रही है, ठीक है। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। चलो वही वापस बता दिया, ये देखो यहाँ पे m इज ए ग्रेटर देन, इसका मतलब बड़ी साइज में, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी साइज होती है, ठीक है। और m इज ए लेस देन डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज में, इनका मतलब यही है, ये बिग और ये स्मॉल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और m इज इक्वल टू 1 तो इसका मतलब सेम साइज की बन जाएगी, जैसे फोकस 2f पे 2f का बन जाता है हमारा, इक्वल साइज का बन जाता है, तो वो वाली केस है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है, ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर का है, हाइट है ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर ये चैप्टर खत्म करते हैं। यहाँ पे देखो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन पूछ रहा है, मतलब v पूछ रहा है आपसे, है ना। u आपका क्या हो गया, ये है u आपका नेगेटिव हो गया, माइनस का बहाना, है ना। f ये h हो गया आपका, ये hi हो गया आपका, है ना। ये भी नहीं पता हमें, है ना। तो वो सारी पोजीशन की सारी चीजें पूछ रहा है, पोजीशन की इमेज ऑफ द पोजीशन पूछ रहा है, u पूछ रहा है आपका। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? देखो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। u आपको दे रखा है 12 लेकिन नेगेटिव का है, ध्यान रखना, है ना। प्लस माइनस भी साइन में साथ लगा देना, v पूछा आपको तो हम पोजीशन में पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना u कितना अपना नेगेटिव है, ध्यान रखना, तो माइनस का 12 ही पुट करना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूले के लिए। ये पहले इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा 1/f 1/u, है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो, f कितनी है, f 8 है, ध्यान रखना। ऐसे वाले लेंस के लिए याद रखना ये हाथ जोड़ने वाला है ना। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है ना, और ये एंटी इंसान है, इसका मतलब इसमें f हमेशा नेगेटिव लेना है आपको। ये आपको खुद से ध्यान रखना है कि इधर ऐसा वाला है ना, तो नेगेटिव, और ऐसा वाला है तो पॉजिटिव, है ना। जो मैंने ट्रिक बता रखी है आपको। तो यहाँ पे माइनस का 12, तो यहाँ पे v को कैलकुलेट करेंगे, वही एलसीएम लेके 12 और इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 24, एलसीएम में 3 - 2 तो 1/24, तो 124, इसका मतलब कितना आएगा इसमें, v की वैल्यू 24, तो 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया है, ध्यान रखना है।
इसका मतलब ये इधर पॉजिटिव साइड में बना है, और ये कौन सी बनी है, ध्यान रखना, ये हमारी एफ और 2f के बीच में बन रही है ना, 2f और इसके बीच में, मतलब इसके बाद में बन रही होगी ये। तो इसका इमेज का इसका नेचर वेचर भी बता सकते हो आप, है ना, कि ये रियल है, इन्वर्टेड है, ये सारी चीज आप बता सकते हो। ठीक है, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बाद में करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।